बेटा ये चैप्टर हमने नोट से पढ़ लिया था, प्लीज यहाँ पे, ये चैप्टर हमने नोट से पढ़ लिया था। चैप्टर का नाम क्या था? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हम जल्दी जल्दी आज क्विकली इसको अपनी बुक से देख लेंगे, यानी अपनी गीता से मैच कर लेंगे कि हमने जो पढ़ा था क्या वही लिखा है यहाँ पे। डन। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मैं बुक से पढ़ रही हूँ, ये वाला चैप्टर तो समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, है ना। अभी देखते हैं क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, चेक करते हैं। डन, आ जाओ, चले आइए प्लीज। देखिए ये ओवरव्यू दिया हुआ है, कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा हो सकती है? लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिजर प्रोमिजी, क्या पढ़ा था हमने? जॉइंट प्रोमिजर प्रोमिजी की लाइबिलिटी पढ़ी थी क्या? अरे जॉइंट प्रोमिजर के केस में क्या क्या होता है, कौन कौन कैसे कैसे लाइबल होता है, एक वर्ड पढ़ाया था यहाँ पे, क्या? जॉइंटली एंड सेवरली। टाइम के बारे में, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा था क्या हमने? हाँ, मैंने बोला था आपको चंबल की घाटी में बुला लूंगा, क्लास वहाँ की एक गुफा में होगी। प्लेस के बारे में पढ़ा था, टाइम के बारे में पढ़ा था, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ लिया था, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ लिया था, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड ये क्या होता है पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ चुका है। डन। अभी देखेंगे डिटेल में। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके से हो सकता है ये भी हमने पढ़ लिया था, यही तो चैप्टर का नाम था। आइए, राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमिसी भी पढ़ लिया था, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हमें रीडिंग लगानी है बुक से, चले आइए। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े? तैयार हो बच्चे? कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, इनकी ऑब्लिगेशन क्या है अगर वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो? बताइए, अगर कोई पार्टी एक बार कॉन्ट्रैक्ट में आ गई तो उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना। वही हम पढ़ रहे हैं, उसी का नाम तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसकी परफॉर्मेंस तो दो। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दीदी को स्कूटी मैं दीदी से खरीदूंगा पैसा दूंगा, तो परफॉर्मेंस तो दो मैडम, स्कूटी तो दो। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of Contract Act or for any other law। कह रहा है पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में आई है उसे परफॉर्म करना पड़ेगा या ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। दो परफॉर्मेंस पढ़ाई थी आपको, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। कौन कौन सी? एक्चुअल और अटेम्प्टेड। तो एक्चुअल में कह रहा है परफॉर्म, और अटेम्प्टेड का मतलब क्या है? ऑफर टू परफॉर्म। आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर कहता है देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद। अनलेस सच परफॉर्मेंस डिस्पेंस विद का मतलब क्या है? अपनी परफॉर्मेंस जो प्रॉमिस में दी थी आपने वो आपको करनी पड़ेगी, अगर वो आपने कैंसिल ना कर दी गई करी हो, या वो एक्सक्यूज नहीं हो गई हो अंडर प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ, या किसी अदर लॉ ने ये ना बोल दिया हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा नहीं करना। जैसे वॉर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही एक्सक्यूज हो गई हमारी परफॉर्मेंस की, वॉर हो गया अब तो हम कर ही नहीं सकते। आ रहा है समझ में? एक्सक्यूज का मतलब वो है। क्या एक एक लाइन समझ में आ रही है आपको? चलें आगे, आ जाओ। कह रहा है प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर द परफॉर्मेंस अनलेस ए कंट्रेरी इंटेंशन अपेयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है? जो भी प्रोमिसेस होते हैं वो ना कि सिर्फ आपको बाइंड करते हैं बल्कि आपके सक्सेसर को भी बाइंड कर देते हैं। मगर इसमें एक बात होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल नहीं होना चाहिए। अगर बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल है तो क्या आपके सक्सेसर को भी वहां जाके डांस करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपकी स्किल को देख के डांस का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ था। आ रहा है समझ में? आइए एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। कह रहा है ए प्रोमिसेस टू डिलीवर द गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे ऑन द पेमेंट ऑफ इतना ए डाइज बिफोर द डे A's representative are bound to deliver the goods to the B, B is bound to pay इतना to the A's representative। समझ में आया? क्या ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल है था? हाँ, आंसर इज नो। अगर बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल होता तो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको ये परफॉर्मेंस नहीं देनी पड़ती। क्लियर है? चले आइए दूसरा एग्जांपल पढ़ लीजिए प्लीज ध्यान से। दूसरा ध्यान से क्या कह रहा है? ए प्रोमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर द बी बाय सर्टेन डे। क्या बोला?
ए ने प्रॉमिस करा कि वो पेंट करेगा एक पिक्चर को बी के लिए फॉर ए सर्टेन डे, ठीक है, एट सर्टेन प्राइस, ए डाइज बिफोर द डे, वो दिन इंतकाम की रात आने से पहले ही मर जा रहे हैं बंदे, है ना। आइए, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स ईदर बाय A's representative or by B because it involved use of, it is a contract of personal nature। तो एक बार बंदा ही मर गया तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हो सकता। चले, इसकी एनालिसिस घर पे पढ़ लोगे। अच्छा सुनो, हमारा एक पैटर्न है बेटा पढ़ाने का, जैसे मैंने आपको ऊपर से एक्ट पढ़ाया, अगर आपको एक्ट ही समझ में आ गया तो एनालिसिस आप घर से भी पढ़ सकते हो। आ रहा है समझ में? हम एनालिसिस में तब जाएंगे यहाँ पे जब आपको ऊपर की लाइनें दिक्कत देंगी। समझ में आ रहा है? अगर ऊपर हमें एक्ट पढ़ के, नॉर्मल प्रोविजन पढ़ के चीज समझ नहीं आएगी तब हम एनालिसिस में जाएंगे, अदरवाइज ये आपका क्या है बेटा, क्या है ये आपका। चलें आगे, आइए प्लीज, आइए बच्चा लोग, बच्चा लोग प्लीज। क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने पढ़ लिया था? अरे बोलो। आइए, where a party to a contract has done what he had undertaken to do, either of the parties have fulfilled their obligation under the contract within the time and in the manner prescribed। कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने प्रॉमिस करा था अगर वो आपने कर दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस। मैंने बोला था स्कूटी दो पैसा लो, मैंने पैसा दे दिया, दीदी ने स्कूटी दे दी, ये कैसी परफॉर्मेंस है, एक्चुअल। अटेम्प्टेड बताइए, बताएगा कोई? हाँ, जब एक बंदा परफॉर्म करने आया दूसरा बंदा रिफ्यूज कर देता है ना, तो उसको कौन सी परफॉर्मेंस मान लिया जाता है, एक्चुअल, ओ सॉरी अटेम्प्टेड। आइए, ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ द परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इसका नाम बताया था मैंने आपको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का, मैंने बोला था दो नाम होते हैं, एक ऑफर टू परफॉर्म और एक टेंडर, बताया था। आइए, कह रहा है इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू, the promiser offered to perform his obligation but the promisor refused to accept the performance। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आइए आगे प्लीज आइए। अब मैंने बताया था आपको, ध्यान से सुनना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में कि अगर सामने वाला बंदा रिफ्यूज कर देता है, सामने वाला बंदा रिफ्यूज कर देता है और बाद में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, बताया था मैंने, तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, दीदी को मैंने पैसा दिया था 5 लाख रुपया, दीदी मेरे को लौटाने आई ड्यू डेट पे, मैंने बोला आज मत दे, आज मेरा मन नहीं है, मैं कहीं बिजी हूं, मेरे को पैसा आज नहीं चाहिए, दे दियो, आराम से दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दीदी परफॉर्मेंस देने आई थी तो मैंने मना कर दिया, तो परफॉर्मेंस कैसे मान ली जाएगी, अटेम्प्टेड। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होने के बाद दीदी रिलीव हो गई अपनी लाइबिलिटी से, क्या बाद में मैं क्लेम कर सकता हूं कि नहीं मेरा पैसा दे, अब अगले दिन या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, नहीं मेरे को पैसा दे आगे, मैं क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है मेरे बच्चे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस ही थी, वो डिस्चार्ज कर देगी अपनी लाइबिलिटी को। डन, वो डिस्चार्ज हो जाएगा बंदा अपनी लाइबिलिटी से जिसने ऑफर टू परफॉर्म कर दिया था, जिसने टेंडर कर दिया था, जिसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दी थी। वही यहां पे इन पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, पढ़े देखना आप। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर फॉर द परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, सही है, सही है, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, 5 लाख देने आई थी, मैंने मना कर दिया। आइए, देन द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो फ्यूचर में अगर ये नहीं दे पाई, किसी वजह से हो सकता है इसके घर में इमरजेंसी आ गई, पैसा वहां लग गया, तो फ्यूचर में अगर ये नहीं दे पाई तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये दीदी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसके लिए, नॉन परफॉर्मेंस के लिए। और नॉर डज ही देयर बाय लूजेस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही ये अपना कोई राइट खोएगी इस कॉन्ट्रैक्ट में। समझ में आया? समझ में आया? यानी इसकी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारी तरफ से इसकी जो लाइबिलिटी है वो मेट आउट मान ली जाएगी। समझ में आया? लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, देख लीजिए। कह रहा है एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द सर्टेन कंडीशन विच आर एज फॉलोज। सही है? कह रहा है लेकिन इस तरह का जो ऑफर है उसमें बेटा ये सारी कंडीशन मेट आउट होनी चाहिए। नंबर 1, इट मस्ट बी
अनकंडीशनल, यानी जो ये पैसा देने आई है वो इसकी ड्यूटी थी, ये किसी कंडीशन के साथ पैसा नहीं दे रही, या मैंने कोई कंडीशन पुट नहीं करी कि नहीं आज ही पैसा दे, डन। ड्यू डेट हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो बन रही थी और ये पेमेंट करने आई थी। नंबर 1 समझ में आया। दूसरा देखिए, इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम पे आई थी एंड प्लेस पे आई थी, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन टू whom it is made may have the reasonable opportunity for ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। कहने का मतलब है कि ये जो परफॉर्मेंस है ये नॉर्मल कोर्स में हुई थी, ऐसे किसी टाइम में नहीं होती कि दीदी को एकदम से जरूरत पड़ गई या मेरे को एकदम से जरूरत पड़ गई या दीदी को कहीं कल निकलना है। कह रहा है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई थी पेमेंट, जैसे कि ड्यू डेट पे वो आके पैसा देने वाली थी, बिल्कुल उसने रिजनेबल टाइम में रिजनेबल प्लेस पे आके अपनी परफॉर्मेंस दी थी, डन। कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वहां पे नहीं हुई थी। आया समझ में? आगे आइए, कह रहा है इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू दी प्रोमिजी, ध्यान से कह रहा है अगर ये ऑफर ऐसा ऑफर था जिसमें डिलीवरी हो रही है किसी चीज की प्रोमिजी को, then the promisee must have a reasonable opportunity for seeing that thing offered this thing which the promiser is bound by the promisee to deliver। कहने का मतलब है अगर ये सुनो, मैंने दीदी से बोला था दीदी टमाटो भिजवा देना, तो दीदी टमाटो देने आई थी, तो इसको ये अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी कि मैं टमाटो चेक कर लूं। ऐसा नहीं है ये लाई थी और छुपा के रख रखा है, कह रही है नहीं मैं दिखाऊंगी नहीं, ऐसे ही लो। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि अगर वो ऑफर ऐसा था जिसमें कोई चीज डिलीवर हो रही थी, तो सामने वाले को रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वह उस चीज को वेरीफाई कर ले, यानी वो अपनी तसल्ली कर ले कि भैया तू टाइम पे कैसे आ गई। समझ में आ रहा है? आइए, एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसी हैज द सेम लीगल कंसिक्वेंसेस एज द ऑफर टू ऑल ऑफ देम। कह रहा है यहां पे सुनना, 3-4 लोग जॉइंट प्रोमिसी थे, इनसे हमने कुछ खरीदा था, डन। तो हम अगर इनको इनमें से किसी को भी आके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कह रहा है एन ऑफर ऑफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसी हैज द सेम लीगल कंसिक्वेंसेस एज ऑफर टू ऑल। अगर आप एक को भी आके परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, ये मान लिया जाएगा आपने सबको परफॉर्मेंस दे दी। समझ में आया? आया समझ में? ये भी बात हम कर चुके हैं पहले, जब पढ़ाया था उस वक्त ये बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार समझा देता हूं। मान लो हम टमाटो वाले थे, डन, और हमें टमाटो डिलीवर करना था और ये तीनों एक साथ खरीदने आए थे और इन्होंने बोला था जॉइंटली हम खरीद रहे हैं, सबके घर में जाना होगा हो सकता है, डन। तो सबने 10-10 किलो खरीदा था, हम पे 30 किलो का ऑर्डर आ गया, हम 30 किलो एक को जाके दे सकते हैं अगर इन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस करा था खरीदने का। आ रहा है समझ में? तो ये सेम कंसिक्वेंस माना जाएगा कि आपने तीनों को दे दिया, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने एक को दिया है। आया या नहीं आया? ये कंडीशन याद हो जाएगी, कंडीशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार पढ़ के देखिए प्लीज, जल्दी जल्दी एक बार पढ़ के देखिए। अच्छा, हम सब वही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, ये वाला पूरा चैप्टर हमने उड़ा रखा है। चलें आगे, चलें, क्लियर है? आइए एग्जाम्पल पढ़ लो यार, ये ऊपर वाले से कनेक्टेड एग्जाम्पल है, प्लीज पढ़ लीजिए। आइए पढ़ूं? देखिए, P promises to deliver certain goods to R. P takes the goods to the appointed place during the business hour and R refuses to take the delivery of the goods। कह रहा कुछ खरीदना था और P लेके चला गया, बिजनेस आवर्स में लेके गया है। देखिएगा प्लीज, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? बिजनेस आवर्स। अगर यहाँ पे ये लिखा होता रात के 3 बजे ले गया है तो भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मान ली जाएगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? तो उसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि अटेम्प्टेड को एक्चुअल की तरह ट्रीट करते हैं तो वो एक्चुअली नहीं हुई ठीक से। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे बिजनेस आवर्स लिखा है, ठीक। एंड बट आर रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एज द प्रोमिसर हैज डन व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट।
तो वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चले चले चले, बोलो, अरे बोलो, चले क्या, आ जाओ, आ जाओ। अगला कह रहा है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म फुल्ली। कह रहा है अगर एक पार्टी ने मना ही कर दिया कि वो परफॉर्म नहीं करेगी, यानी उसने रिफ्यूजल दिखा दिया अपना परफॉर्म करने का, तो सामने वाले प्रोमिसी के हाथ में क्या क्या राइट होते हैं, वो कैसे कैसे एक्शन ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, कह रहा है सेक्शन 39 प्रोवाइड्स दैट व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। ध्यान से, एक पार्टी ने क्या करा है, अरे आपने जैकलिन से कॉन्ट्रैक्ट करा था, जैकलिन ने बोला मैं नहीं आ रही, नाचने का कॉन्ट्रैक्ट था चटिया कलाइया पे, और वो 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, पहले दिन आ गई नाचने, बाकी के 2 दिन कह रही है मैं नहीं आ रही, बिजी होगी, क्या करें, रिफ्यूज कर रही है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पढ़े, आइए। और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द promisee may put an end the contract unless he had signifies by word or conduct his acquaintances in its continuance। प्लीज मेरे को इस ही का मतलब बताना, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है यहाँ पे, अंग्रेजी स्कूल के बच्चों प्लीज ध्यान से पढ़ के बताइए, जल्दबाजी नहीं है। लाइन पढ़ो, क्या आपको पैराग्राफ समझ में आ रहा है ये वाला, प्रोमिजी, प्रोमिजर, कोई बोल रहा है प्रोमिजर, कोई बोल रहा है प्रोमिजी। प्रोमिजर कौन है यहाँ पे, जैकलिन, हमारे वाले एग्जांपल में जैकलिन प्रोमिजर, उसने प्रॉमिस करा था आके नाचेगी, और हम कौन, प्रोमिजी। अब देखिए, कह रहा है सेक्शन 39 प्रोवाइड दैट व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, यानी जैकलिन ने मना कर दिया या फिर अपने आप को डिसेबल कर लिया, हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, या उसने बोल दिया भैया हम नहीं नाच सकते हैं, चले, तो कह रहा है द प्रोमिसी यानी अपन लोग मे पुट एन एंड द कॉन्ट्रैक्ट, हम कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, नंबर 1। फिर कहता है अनलेस ही यानी कि हम, हैड सिग्निफाइड, अनलेस कि हमने ये सिग्निफाई नहीं कर दिया हो या तो वर्ड से या कंडक्ट से अपनी रजामंदी, अपनी रजामंदी यानी कंसेंट, कंसेंट से इन इट्स कंटिन्यूंस, हमने ये ना बोल दिया हो चलो आज नहीं नाच रहे बाद में नाच देना, आज नहीं नाच रहे कल नाच देना, कल नहीं नाच रहे परसों नाच देना, परसों नहीं नाच रहे उससे नेक्स्ट डे नाच देना, ऐसा हमने उसे ना बोल दिया हो। अगर हमने उसे ऐसा बोल दिया कि आज नहीं नाच रहे कल नाच देना, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, आंसर इज नो। क्या हम कैंसिल कर सकते हैं तब, आंसर इज नो, यानी हमने सिग्निफाई कर दी अपनी कंसेंट कि कोई बात नहीं आप बाद में कर लेना। समझ में आया, समझ में आया। एग्जाम्पल पढ़ो, अब आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल, ध्यान से प्लीज। कह रहा है एक्स ए सिंगर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद वाई, वाई कौन है, द मैनेजर ऑफ ए थिएटर, टू सिंग हिज एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। क्या क्या बात हुई बताना, प्लीज बताना क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक्स ए सिंगर है, उसने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि वो क्या करेगा, हाँ, 1 वीक में 2 रात को आके गाना गाएगा, यही तो बात हुई है, 1 वीक में 2 रात को आके गाना गाएगा और ऐसा 2 महीने तक चलेगा। सही है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, रात को ही होता है गाना वाना, आप वो सब मत सोचो, गंदी गंदी बात, आ जाओ। एंड वाई, प्लीज प्लीज, वाई इज एंगेज टू पे हर, कितना, कितना, लड़की है, लड़की है वो, लड़की से गाना गवारा है देख लो, कितना पे करेगा, 10,000 फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस, हर
हर हर नाइट की परफॉर्मेंस के उसको कितने दिए जाएंगे? अबे बदतमीजो, कितने दिए जाएंगे बोलो? 10,000। अब देखना आगे क्या हुआ। ऑन द 6th नाइट, ऑन द, भाई आपकी बुक का एग्जाम्पल है, इतना क्यों फूट फूट के हंस रहे हो? ऑन द 6th नाइट, एक्स विलफुली absent herself फ्रॉम थिएटर। कहीं और चली गई होगी। क्या बोल लिया? उसने अपने आप को absent कर लिया थिएटर से, यानी गाना गाने का दिन था और गाना गाने नहीं आई। सैटरडे नाइट होगी, दीदी गायब है। सही है। अब देखना, वाई के पास लिबर्टी आ जाती है। आपको कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान देना है, गाना और रात में नहीं। आपको ध्यान कहां पे देना है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, सीन कैसे घूम रहा है। आइए प्लीज। वाई इज एट लिबर्टी, वाई कौन है? प्रोमिजी। वो अब लिबर्टी में है किस चीज की? कि वो या तो पुट एंड एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, सही है, या वो यहां पे नहीं लिखा, या वो कंटिन्यू भी कर सकता है, या वो कंटिन्यू भी कर सकता है। अब सुनना, अगर उसने एक बार फोन करके ये बोल दिया कि कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, खत्म हो गया। तो बताना प्रॉमिस कितना हुआ था? पूरे 2 महीने का। पूरे 2 महीने का। तुमने बीच में ब्रीच कर दिया तो हमने आपको मना कर दिया, अब आगे आने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैंसिल। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको कितने पैसे दें या ना भी दें। डन। लेकिन एक बार अगर मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, आप आज नहीं आए कल आ जाना, आप आज नहीं आए कल आ जाना, तो मैंने क्या सिग्निफाई कर दी यहां पे? अपनी कंसेंट। जिसको क्या बोला हुआ है यहां पे? बोलो क्या बोला हुआ है? एक्विंसेंस। जिसका मतलब क्या होता है? हमने इस बात की रजामंदी दे दी। इसका मतलब क्या है? रजामंदी। हमने इस बात की रजामंदी दे दी कि चलो कोई बात नहीं, आप नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताना, इस पूरे सिनारियो से वो फिर कल आ गई, गाना गाया, उसके अगले दिन भी आ गई, गाना गाया, फ्यूचर में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था एक दिन फिर छुट्टी मान ली उसने, एक दिन फिर छुट्टी मान ली। ध्यान से समझना, बहुत क्रिटिकल बात बता रहा हूं मैं। उसने क्या करा? एक दिन फिर छुट्टी मार ली। तो क्या अब हम उसे उस ग्राउंड पे निकाल सकते हैं? यानी अब हम उस ग्राउंड पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि भैया तू गाना गाने नहीं आई उस दिन रात को, फिर से सैटरडे नाइट आई थी तू नहीं आई। बताइए, बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने बोला ये जो सिंगर थी, बच्ची बोल रहा हूँ, ये जो सिंगर थी 6th नाइट को इसको आना था, लेकिन ये absent हो गई, गाना गाने नहीं आई। हमने क्या करा? वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा, हमने बोला कोई बात नहीं, नहीं आए, चलो एक आध दिन चलता है, आप आके गाना गा देना, कल गा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आज का जो हमारा लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कल गा देना। तो दीदी कल आई, दीदी ने गाना वाना गाया, उससे ज्यादा प्रॉफिट करा दिया, मजा आ गया हमें। अरे एक दिन ये होता है ना, आज कोई परफॉर्मेंस होने वाली है, अब वो कल होगी, तो और ज्यादा भीड़ आती है फिर, क्योंकि कल नहीं हुई थी, और ज्यादा अवेयरनेस हो जाती है कि कल होने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? पैसा वैसा कमा लिया वो अलग फैक्टर है। तो बाद में अब ये कंटिन्यू चल रहा था, फिर दीदी रेगुलर हो गई, फिर एक दिन दीदी ने फिर छुट्टी मान ली, सैटरडे नाइट थी दोबारा। तो क्या इस ग्राउंड पे हम आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं कि तूने छुट्टी मान ली, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल? बताइए। अरे गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट था, दीदी कह रही है कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? 2 महीने का गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट था, मान लो यहाँ पे 10 महीने, मान लो 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता। बताइए, क्या हम इस ग्राउंड पे अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? मेरा बस इतना सा क्वेश्चन है, क्यों कर सकते हैं? क्या हम अब छुट्टी के ग्राउंड पे कैंसिल कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? आंसर इज नो। बता देता हूं क्यों। अगर हमने एक बार कंसेंट दे दी कंटिन्यूअंस की, तो इसका मतलब इस सिनारियो से हम हो गए फैमिलियर और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक आध दिन छुट्टी मान लेते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने सिग्निफाई कर दिया। समझ में आया? तो अगली बार अगर हमने
मान लो उसने छुट्टी मारी और हमने उसे जॉब से निकाल दिया या बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, बताओ वो आके ये नहीं बोलेगी कि पिछली बार भी छुट्टी मारी थी तब तो आपने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि आप मेरे को जॉब से निकाल दोगे? फैक्ट है नहीं है? अगर लेकिन आपने पहली ही बारी में ये बोल दिया कि यू आर फायर, हमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, हम छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट इंस्टेंस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आपने एक्वेंसेस दे दी कंटिन्यूएंस की, तो आप उस सेम ग्राउंड पे बिना किसी नोटिस को दिए उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया? इससे क्वेश्चन बन के आएगा और आपको लगेगा कि कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पहली अगर कैंसिल करना था तो फर्स्ट टाइम में ही करते। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? समझ पा रहे हो? चलें आगे। नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में ही कर सकते हो, या फिर आप कोई नोटिस देके कर सकते हो, वार्निंग दे दोगे, बोलोगे अगली छुट्टी हुई तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? क्रक्स समझ में आ रहा है? टेक्निकल पॉइंट है, दिमाग फट जाएगा आपका, आंसर गलत लिख के आओगे आप। हाँ, कैंसिल कर सकते हो। उसका एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आगे, उसे क्वांटम मेरिट बोलते हैं। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना काम हुआ है उसका पैसा आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपने कोई नेग्लिजेंसी नहीं करी है तो। वो पढ़ाऊंगा आगे, वो एक अलग फैक्टर है। समझ में आया? इतना समझ में आया? चले, देख रहे हो छोटी छोटी लाइनों में कितनी खतरनाक खतरनाक बातें छिपी हैं। आइए प्लीज इसकी एनालिसिस भी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आइए प्लीज, कह रहा है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन 39 इट इज क्लियर, ध्यान से प्लीज, इट इज क्लियर दैट इन द केस अंडर कंसिडरेशन द फॉलोइंग टू राइट्स एक्रू टू द एग्रीड पार्टी। यहां पे एग्रीड पार्टी कौन है? अपन। जैकलिन नाचने आने वाली थी, दुखी कर दिया, आई नहीं। समझ पा रहे हो? आइए, नेमली दो राइट हमारे पास आते हैं फिर। नंबर एक, टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, नंबर वन हम टर्मिनेट कर दें। नंबर टू, टू इंडिकेट बाय वर्ड और बाय कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूअंस। सही है? या तो वो मना कर देगा या वो बोलेगा कोई बात नहीं, आप आओ, आज नहीं आए कल से आना चालू करो, एक छुट्टी अफोर्ड कर सकते हैं। आया या नहीं आया? आइए, कह रहा है इन केस द प्रोमिस डिसाइडेड, ध्यान से प्लीज, इन केस द प्रोमिस डिसाइडेड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस ग्राउंड सब्सिक्वेंटली। समझ में आई बात? कह रहा है अगर आपने एक बार कंटिन्यू कर दिया तो बाद में आप इस ग्राउंड पे उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लिखिए ये बात, क्या क्या समझ में आ गई ये बात आपको? आइए, in either cases the promisee would be able to claim damages that he refuses as a result on the breach। वो बात अलग है कि वो डैमेज आपसे क्लेम कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। आया या नहीं आया? अगर एक बार आपने कंटिन्यू कर दिया तो आप सेम ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। कितनी बारीक बात थी, है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा? सुई में धागा पिरोने वाली बात थी ये, बिल्कुल। आ जाओ, आइए प्लीज आगे चले। हाँ प्लीज आ जाइए। कह रहा है बाय वूम ए कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। हाँ, क्या ये हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन परफॉर्मेंस दे सकता है? ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ये इजी है, ये आपको आता है। जैसे प्रोमिसर खुद, बताइए प्रोमिसर खुद कब देगा? जब पर्सनल स्किल पे होगा। बात करी थी क्या अपन ने? करी थी या नहीं बताइए? जो उसके साथ एजेंट कब दे सकता है? जब पर्सनल स्किल पे बेचना हो। आइए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब देगा? जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल वाला नहीं था और कोई टपक गया। अरे यही तो बात है, सही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है। लेकिन मेरे को बताना, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल था और जिसको परफॉर्मेंस देनी थी, मान लो जैकलिन को ही देनी थी, जैकलिन टपक गई, तो क्या उसकी बहना के डांस करेगी? उसका कोई भाई, कोई बच्चा? समझ में आया?
नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। आया या नहीं आया समझ? अरे रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, आगे चले, डिटेल में तो ना पढ़ाऊं, ये घर से पढ़ लोगे, पढ़ भी रखा है हमने। आइए, क्या थर्ड पर्सन भी आके परफॉर्मेंस दे सकता है? हाँ बोलो। मेरे को दीदी को पैसा देना था, उधर से रूपा दीदी ने बोला सर आप मत दो, जो आपके ऊपर पैसे ले रहा, आप, मैं देने वाली थी आपको, मैं सीधा दीदी को दे देती हूँ। मैंने कहा हाँ दे दो। तो क्या ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी? हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थी? आंसर इज नो। लेकिन ये स्ट्रेंजर थी तब भी परफॉर्मेंस दे सकती है। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो, आ जाओ एक बार इसे पढ़ लो प्लीज। क्या लिखा है मेरे बच्चे? आइए, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस फ्रॉम दी थर्ड पर्सन। कह रहा है व्हेन ए promisee accept the performance of promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser। अगर दीदी से पैसा ले लिया तो क्या मुझसे भी मांगेगी? हाँ सर आप भी दो। नहीं, समझ में आया? कोई यहाँ रसम नहीं चल रही है, समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अगर मेरे बिहाफ पे दीदी ने पेमेंट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, आप दोबारा प्रोमिसर को नहीं बोल सकते। आइए, that is performance by a stranger if accepted by the promisee, this result in discharging the promiser although the latter has neither authorized not ratify the act of the third party। समझ में आया? बोलिए। हालांकि मैंने इसको ऑथराइज नहीं करा, समझ में आ रहा है आपको? मैंने इसको ऑथराइज नहीं करा, दीदी गई, दीदी ने बस मेरे को बता दिया था और जाके पेमेंट कर दी, और दीदी ने एक्सेप्ट भी कर ली। तो एक बार एक्सेप्ट कर ली तो आप डिनाई नहीं कर सकते, और आप दोबारा प्रोमिसर से नहीं मांग सकते। क्लियर है? बताइए। आइए, फिर वही बात दोबारा लिखी है, एग्जाम्पल घर पे पढ़ लेना। जॉइंट प्रोमिसर वाला पढ़ लिया था क्या पूरा? हाँ, जॉइंट प्रोमिसर के केस में कौन कौन परफॉर्मेंस दे सकता है बताइए? मैंने इसमें एक बात बताई थी, मान लो रूपा दीदी ने, आरुषि दीदी ने और मैंने मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, तो मान लो आपसे, बाकी लोगों से हमने पैसे उधार ले लिए 10 लाख रुपया, तो आप ये कंपेल कर सकते हो कि सर नहीं, हमको पेमेंट आपसे ही चाहिए, हमने जॉइंटली लिया था पैसा। क्या कंपेल कर सकते हो? आंसर इज यस, आंसर इज यस। वो बात अलग है, मैं पूरा 10 लाख चुकाने के बाद इनका शेयर इनसे मांगूंगा। आप लेकिन किसी भी जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकते हो। जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी कैसी होती है? जॉइंटली एज वेल एज, जॉइंटली एज वेल एज, आ रहा है? पढ़ाने की जरूरत नहीं है, घर से पढ़ लोगे। आ जाओ आगे, ये बहुत डिटेल में डिस्कस करा था। एक ये पढ़ लो यार बच्चों, ये हमने पढ़ा नहीं था लेकिन यहाँ आपकी बुक ने दिया हुआ है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। क्या होता है? असाइनमेंट और सक्सेशन में क्या डिफरेंस है बताइए, बताइए। दो लीगल कंसेप्ट है, एक है क्या? सक्सेशन, एक क्या है? असाइनमेंट। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया कि सक्सेशन कब होता है? मरने के बाद। असाइनमेंट जीते जी भी कर सकते हैं, मैं अपना राइट आपको असाइन कर सकता हूं कि आप कुछ एक्ट परफॉर्म कर लो। ये भी सही है, ये भी सही है, बढ़िया, अच्छा है। आया? पढ़ा दूं, रीड मार ले, इजी कंसेप्ट है, आ रहा है? लेकिन एक मेन डिफरेंस है, वो पढ़ते वक्त समझाऊंगा, पढ़े। आइए, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू लीगल कंसेप्ट दैट इज विज, क्या है? सक्सेशन एंड असाइनमेंट मे बी नोटेड केयरफुली। क्या कह रहा है? बुक कह रही है आपको कि ध्यान से, बुक ने बोला है ये, अभी तक यहां तक क्या बोला है बुक ने? बच्चे ध्यान से, यही तो बोला है। अरे बताओ, आप लोग तो ऐसे देखते हो घूर के, ये शक की निगाहों से देखते हो यार। आ जाओ, कह रहा है व्हेन द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर सक्सेडेड by the process of law, then both burden as well as benefit attaching to the contract may sometimes devolve on the legal hire। कह रहा है सुनना प्लीज, सक्सेशन में वो बोल रहा है कि बेनिफिट के साथ साथ बर्डन भी कैरी ऑन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन था एक्स, एक पर्सन था एक्स, उसके पिताजी की प्रॉपर्टी थी 100 करोड़ की, और उन्होंने 90 करोड़ का लोन लिया हुआ था। कितने की थी बोलो? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लोन कितने के चल रहे थे उनके ऊपर? 90 करोड़। पिताजी उसके टपक गए। अब एक्स के पास सब कुछ आ गया,
प्लीज इधर एक्स के पास सब कुछ आ गया, क्या क्या आया बताइए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी आ गई और 90 करोड़ का लोन भी आ गया। तो कहने का मतलब है, कह रहा है सक्सेशन में बेनिफिट के साथ साथ जो लाइबिलिटी होती है वो भी कैरी ऑन हो जाती है। अब बताइएगा उसको क्या उस प्रॉपर्टी से लोन चुकाना पड़ेगा? हाँ जी चुकाना पड़ेगा। लेकिन मान लो प्रॉपर्टी थोड़ी डैमेज हो गई और 80 करोड़ में ही सेल आउट हो पाई, लोन कितने के थे, प्रॉपर्टी कितने की सेल आउट हो पाई, अब कितने बचे, क्या 10 वो घर से लाके देगा? आंसर इज नो। समझ में आया? ये पढ़ चुके थे, ये तो था सक्सेशन, ये तो था सक्सेशन, रीड मार ले। आइए कह रहा है सपोज ए सन सक्सीड टू द एस्टेट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ, he will be liable to pay the debt and the liabilities of his father or during his lifetime. But if the debt owed by his father exceed the value of the asset inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. समझ में आया? एक्सेस का मतलब समझ पा रहे हो आप? हाँ, अरे समझ पा रहे हो या नहीं? आइए आगे कह रहा है इन other word the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by his father, मतलब him। समझ में आया? क्या घर से आप कंपेल कर सकते हो कि नहीं भाई घर से लाके दे? आंसर इज नो। क्या पढ़ चुके थे ये भी बताइए, क्या ये भी पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे? हाँ जी सर डिस्कस कर चुके थे। असाइनमेंट पढ़ लीजिए, कह रहा है इन द मैटर ऑफ असाइनमेंट, प्लीज ध्यान से, कह रहा है हाउएवर द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर। क्या लाइन बोली बताना? कह रहा है हालांकि, धानिया मैडम क्या बोल रहा है? हालांकि, बताइए प्लीज, बोलो ना। कह रहा है बेनिफिट असाइन होगा ना कि उसमें लाइबिलिटी असाइन होगी। जैसे सुनना, दीदी को पैसे लौटाने थे, मैं दीदी को पैसे लौटाने वाला था 1 लाख रुपए, सही है? तो रूपा मैडम ने बोल दिया सर आप नहीं, आपके बिहाफ पे मैं लौटाऊंगी, ठीक? एक तरह से ये क्या हो गया, असाइन कर दिया मैंने, राइट? हाँ, क्या इससे मैं अपनी लाइबिलिटी से बच सकता हूं? आंसर इज नो। क्यों? अगर दीदी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरे को लौटाना पड़ेगा, नहीं लौटाना पड़ेगा? बोलो 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 बोलो, मेरे को लौटाना पड़ेगा। तो मैं अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकता किसी को असाइन करके, लेकिन मैं किसी को उसके बेनिफिट असाइन कर सकता हूं जो कॉन्ट्रैक्ट में मिलने वाले हैं। समझ में आया या नहीं आया? प्लीज, यही बात यहां पे लिखी है, कह रहा है हाउएवर द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी असाइंड बट नॉट द लाइबिलिटीज देयर अंडर। सही है? देखिए आगे पढ़ के और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है दिस इज बिकॉज व्हेन द लाइबिलिटी इज असाइन ए थर्ड पार्टी गेट इन्वॉल्व देयर इन। अगर कोई लाइबिलिटी अपन असाइन करते हैं तो उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे दीदी, डन। लेकिन उस केस में कह रहा है दस ए डेटर कैन नॉट रिलीव हिमसेल्फ ऑन हिज लाइबिलिटी टू ए क्रेडिटर बाय साइनिंग समवन एज हिज ऑब्लिगेशन टू रिपे दी डेट। जैसे मैंने दीदी को बोला अपनी ऑब्लिगेशन दीदी को असाइन कर दी, बोल दिया आप पे कर देना। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? मान लो दीदी से मेरे को 5 लाख लेने थे, मैंने बोला 4.5 में निपटाओ, 4.5 उनको दे दो, तो दीदी का भी बेनिफिट हो रहा है, मेरा भी बेनिफिट हो रहा है, मेरे को लफड़े में नहीं पड़ना, मैं बिजी हूँ कहीं, मैंने दीदी को बोला आप दे दो। लेकिन अगर दीदी नहीं देती तो क्या मेरे को देने पड़ेंगे? आंसर इज यस। क्या मैं अपने आप को रिलीव कर सकता हूँ किसी को असाइन करके अपनी ऑब्लिगेशन? आंसर इज नो। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? चलें आगे, आइए। कह रहा है ऑन द अदर हैंड इफ ए क्रेडिटर असाइन द बेनिफिट ऑफ ए प्रॉमिस he thereby entitled the assignee to realize the debt from the debtor, but where the benefit is coupled with the liability or when a personal consideration has entered into the making of the contract, then the benefit cannot be assigned। सही है? हाँ, ऊपर का समझ में आ गया, उतना ही काफी था, उतनी ही यहाँ पे बात लिखी है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे। चले चले आगे। अब आइए, क्या लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर पढ़ाने की जरूरत है? क्या लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर पढ़ाने की जरूरत है? आपको अच्छे से पढ़ाया था यार, जॉइंट प्रोमिसर बहुत देर तक हमने डिस्कस करा था। सेवरली जॉइंटली होती है, एक को भी कंपेल कर सकते हैं, एक ने चुका दिया तो बाकी से मांगेगा, एक भाग गया तो जो बचा है उसको पे करना पड़ेगा, ये सब डिस्कस करा था। जल्दी जल्दी रीड मार दे स्पीड में। हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी, तो स्टूडेंट ही मार सकते हैं क्योंकि मेरे को तो कहीं पे बीच में पॉइंट मिल जाएगा तो रोक दूंगा।
लेकिन फिर भी आइए, कह रहा है डिवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट लाइबिलिटीज, ध्यान से कह रहा है व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस देन unless a contrary intention appear from the contract, all such person during their joint life and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor and the survivors, and after the death of last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. कह रहा है लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे आपको। मान लो 3 लोगों ने मिलकर लोन लिया था, एक टपक गया, तो उसकी जगह कौन आएगा? बाकी 2 तो रहेंगे, लेकिन उसके सर्वाइवर को उसकी जगह लेनी पड़ेगी, यानी बाकी 2 चुका देंगे, फिर वो किससे मांगेंगे? उसके सक्सेसर से। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर वो भी मर गया तो उससे नीचे वाला सक्सेसर। क्लियर है? वही बात लिखी है। चलें क्या? अरे बोलो, आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? एग्जाम्पल पढ़ लीजिए प्लीज। कह रहा है एक्स वाई जेड हु हैड जॉइंटली बोरो मनी मस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम जॉइंटली रिपे दी डेट अपॉन द डेथ ऑफ एक्स हिज रिप्रेजेंटेटिव सेज एस। एस कौन है बताना? एस कौन है बताना? एक्स कौन है प्लीज बताना? ये एस कौन है? किसका रिप्रेजेंटेटिव है ये? एक्स का। यानी एक्स क्या हुआ? टपक चुका है। 3 लोगों ने मिलकर लिया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से एक्स की डेथ हो गई, तो इसकी जगह अब कौन आएगा? एस। एस कौन है? सक्सेसर। आ रहा है? रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है? ध्यान से पढ़ लीजिए। along with the y and z should jointly repay the debt and so on if in an accident all the borrowers that is x y z पैसा लिया था और मनाली घूमने चले गए, मनाली में बाढ़ आ गई, तीनों डूब गए बेचारे। कौन कौन? सारे जॉइंट प्रोमिसर एक्स वाई जेड dies, then their legal representative must fulfill the promise and repay the borrowed amount। तो इसका भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इसका भी रिप्रेजेंटेटिव और इसका भी रिप्रेजेंटेटिव, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव आके पैसा चुकाएंगे। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिवील्स नो कंट्रेरी इंटेंशन। ये रूल तभी लगेगा जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंट्रेरी इंटेंशन ना लिखी गई हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई बात लिख दी कि मरने के केस में कोई भी लायबल नहीं होगा, तो वो इफेक्ट में आ जाएगा। समझ में आया? सेम वो वाला तो लगेगा ही, वो नियम तो लगेगा ही। जितनी एसेट मिली है इनहेरिटेंस में, उसमें से ही वो चुकाएंगे, पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। क्लियर है? पक्का? आगे चल सकते हैं? आइए। यार जॉइंट प्रोमिसर मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। देखो मैं बस हेडिंग हेडिंग पढ़ा देता हूँ। कह रहे वी हैव सीन द सेक्शन 42 डील्स विद द वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द जॉइंट प्रोमिसर, बट इफ दे डू नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन ऑन देयर ऑन वायलेशन व्हाट हैपन। कह रहा है उनमें से कोई अगर एक बदतमीजी कर रहा है तो क्या होगा? यही तो बात है। अरे यही तो बात है। आ जाओ। कह रहा है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। किसी एक का कॉलर पकड़ लेंगे, बोलेंगे तू सबका पैसा भर। यही तो है। वो कहेगा भैया तुम आपस में तीनों जानते हो एक दूसरे को, है ना, हमें तो अपने पैसे से मतलब है, कोई भी दो। किसी एक को पकड़ लिया, यही तो होता है। हाँ, अरे बोलो यही तो होता है। आप अकेले हो, झुंड में लड़ाई हो गई, एक को पकड़ लिया, बाकी को बोला तुम जाओ। तो ऐसे ही जॉइंट प्रोमिसर का केस है, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। एक को पकड़ लिया, बोला तू चुका, बाकी तू लेता रही हो जिस मर्जी से। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या पढ़ा था ये हमने? आ जाओ। कह रहा है व्हेन द टू और मोर पर्सन मेक द जॉइंट प्रॉमिस, द प्रॉमिस ही मे in the absence of express agreement to the contrary compel any one or more of the joint promisor to perform the all of the promise। क्लियर है? क्लियर है? क्या डिस्कस करा था? कुछ याद हो तो आ जाओ आगे। ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन। कह रहा है अगर आपने एक से पैसा ले लिया, सुन लेना प्लीज, हम तीनों ने मिलकर 10 लाख रुपए लिए थे आपसे, डन, और आपने रूपा मैडम को पकड़ लिया, इनसे 10 लाख रिसीव कर लिए, तो क्या दीदी हमसे पैसा नहीं लेगी? लेगी। कित तीनों ने मिलके आप लोगों से 10 लाख रुपए उठाए थे, डन। दीदी से आपने रिसीव कर लिए, पकड़ के कॉलर, पैसा दे। दीदी ने सारा 10 लाख दे दिया। अब क्या दीदी हमसे हमारा कंट्रीब्यूशन मांगेगी या नहीं मांगेगी? मांगेगी। कितना कंट्रीब्यूशन बैठेगा तीनों का? 3,33,333 रुपया, है ना? अरे बोलो, इतना ही तो बैठेगा यार। तीन 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 तीन, डन।
तो उतना पैसा हम दोनों को चुकाना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? आ जाओ। पता नहीं, आपकी आंखों से तो नहीं लगता क्लियर है। देखो यही बात यहाँ पे लिखी थी, मैं पढ़ा देता हूँ। कह रहा है ईच ऑफ द टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appear of the contract। ध्यान से, अब ऊपर वाली बात को ही नीचे लिखा है। कह रहा है इन अदर वर्ड इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, यानी दीदी को पकड़ लिया आपने और बोला पूरे के पूरे पैसे दे, ही कैन कॉल फॉर ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी अदर्स, यानी ये कंट्रीब्यूशन हम दोनों से मांगेगी। क्लियर है? नहीं है? आइए, कह रहे शेयरिंग ऑफ लॉस बाय द डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। प्लीज सुनिए, अब प्लीज, हम तीनों ने मिलकर 10 लाख उठाया था, हम तीनों ने मिलके, प्लीज इंपॉर्टेंट चल रहा है जब जो भी चल रहा है, हम तीनों ने मिलके कितना उठाया था? 10 लाख। अब दीदी भाग गई, दीदी मिली नहीं रही, हम ढूंढ रहे हैं मिली नहीं रही, तो ये तो लॉस हो गया। हाँ, अब हम दोनों को कितना कितना चुकाना पड़ेगा बताना? 5 इनको 5 मेरे को, यानी जो इनके हिस्से का लॉस हुआ वो हम दोनों में आधा आधा बट गया। कोई नहीं मिल रहा ना, सबको ढूंढा, सब भग गए, कहाँ जाए? हमने छपवा भी दिया, बोल भी दिया यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जा रहे हैं ढूंढ के ला रहे हैं, मिली नहीं रही। कौन देगा इनके हिस्से का पैसा? आप दोगे? समझ में आया या नहीं आया? तो अगर कोई भाग गया, कोई भी जॉइंट प्रोमिसर भाग गया, उसके हिस्से का कंट्रीब्यूशन बाकी में इक्वली बढ़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आइए पढ़िए। कह रहा है इफ any one of two or more joint promisor make default in such contribution, the remaining of the joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? आप प्लेन रीडिंग मारोगे ना घर पे बैठ के, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सच बोल रहा हूं मैं, इसलिए यहां से समझ लो, फिर घर पे जाके रीडिंग मारना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो सर्वज्ञानी हूं, इतना कैसे आ रहा है मेरे को, डाउट होने लगेगा अपने आप पे। आ जाओ। हाँ, रिमूविंग, क्या ये लास्ट वाला पढ़ लो, रिमूविंग कह रहा हूं। कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन shall prevent his surety from recovering from his principal payment made by the surety on behalf of the principal or entitle the principal to recover anything from the surety on account of the payment made by the principal। कह रहा है ये जो ऊपर जितनी भी बात आपने समझी, उससे अगर किसी गारंटर, श्योरिटी का मतलब है कोई गारंटर, किसी गारंटर ने अगर कोई गारंटी दी थी तो उसको वो प्रिवेंट नहीं करते, यानी उसकी जो लायबिलिटी है एज इट इज इंटेंट रहेगी। अगर सब भाग जाते हैं तब गारंटर पे बात जाएगी, लेकिन समझ में आ रहा है आपको? गारंटर पे बात कब जाएगी? जब सारे के सारे लोग भाग जाएंगे, सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर ट्रेस नहीं होंगे, तो फिर गारंटर को उठाया जाएगा। क्लियर है? नहीं है? जब तक कोई भी एक है तो वो एक ही तीनों के बराबर है, यानी उस एक को ही कंपेल करा जा सकता है पेमेंट करने के लिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, बाकी के एग्जाम्पल आप घर पे पढ़ेंगे, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि एक ही बात को 10 बार बोलूं। मैंने पढ़ा दिया आपको। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? ये सब घर पे पढ़ लेना। आइए ये पढ़िए, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। वो सेम बात होगी नहीं होगी? कह रहा है एक अगर जॉइंट प्रोमिसर को हमने रिलीज कर दिया, हमने अपनी मर्जी से ही बोल दिया दीदी तेरे पास दिक्कत चल रही है अभी, तू रोती धोती है, तो कोई बात नहीं, तू जो हमने तेरे को अरे लोन बांटा था ना तीनों ने मिलके, तू अपना हिस्सा मत दे जा। रो रही थी बेचारी, हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। रूपा दीदी और मैंने बोला ठीक है मैडम आप अपना हिस्सा मत दो, लेकिन चुप हो जाओ प्लीज। तब भी चुप नहीं हो रही। हमने बोला चलो इंटरेस्ट भी मत देना अपने हिस्से का, फिर चुप हो गई जल्दी से, कह रही हाँ आप ठीक है। समझ में आया? वही बात है, तो बाकियों को बांटना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अरे बाकियों को बांटना पड़ेगा, नहीं बांटना पड़ेगा? दीदी को रोना याद आ गया अपना। आ जाओ। The effect of release of one joint promisor is dealt with the section 44 stated below, where the two or more persons have made a joint promise. A release of one of such joint promisor by the promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free from the joint promisor so release from the responsibility to the other joint promisor or promisers। सही है?
यानी बाकी को पैसा चुकाना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पे प्लीज। कह रहा है ABC जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 9 लाख। तीनों ने मिलके कितना पे करने का प्रॉमिस करा था? किसको? डी को। डी रिलीजेस ए फ्रॉम दी लाइबिलिटी। इन दिस केस द रिलीज ऑफ द ए डज नॉट डिस्चार्ज द बी एंड सी फ्रॉम देयर लाइबिलिटी। बाकी को पे करना पड़ेगा। द रिमेन लाइबल टू पे द एंटायर अमाउंट। एंटायर अमाउंट लिखा है प्लीज। हेलो, सुनना सुनना। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी। इधर देख लो, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलके कितना उठाया था बेटा? 9 लाख। किससे लिया था? डी से। और डी को रीपे करने का हमने प्रॉमिस कर लिया था। डी ने क्या बोला? ए रो रहा था या रो रही थी? एक डी ने ए को बोल दिया चल तू मत दे, कोई बात नहीं। इतना शरीफ लगता है? 9 लाख छोड़ देगा अपने? बोला ये नहीं देगी, तुम दोनों दोगे। जॉइंट प्रोमिसर कौन थे? ये तीनों आपस में। तो कह रहा है रो रही है ना भाई, तो तेरी तेरी रिश्तेदार होगी, तुम दोनों पे करो मेरे को। समझ में आया नहीं आया? डी कंपेल भी कर सकता है। डी तो एक को पकड़ के, कॉलर पकड़ के बोल सकता है सारा पैसा तू दे। क्योंकि डी, अरे डी तो आप तीनों ने एक साथ लिया था, तो आप तीनों की रिश्तेदारी होगी ना। डी के लिए तो आप तीनों एक बराबर हो। आप बताओ सोच के। बोल सकता है, बोल सकता है। वो आप सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप तीनों आपस में कैसे डिसाइड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और इक्वली लायबिलिटी है आपकी। आइए, क्या खिचड़ी पका दी मैंने, टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा था। आइए प्लीज। कह रहा है दे रिमेन लाइबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ 9 लाख टू डी। कौन? दे कौन? दे मतलब कौन? बी और सी, है ना। एंड दो ए इज नॉट लाइबल टू पे टू डी। ध्यान से देखना अब। कह रहा है हालांकि, ध्यान से प्लीज, ए जो रो रही थी वो हालांकि लाइबल नहीं है पे करने के लिए डी को, बट ही रिमेन लाइबल टू पे बी एंड सी। लेकिन उसको बी और सी को पैसा चुकाना पड़ेगा जो उसका शेयर उन्होंने पे कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, दैट इज ही इज लाइबल टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर, जिसके बिहाफ पे हमने पेमेंट कर दी। ए रो रहा था, बी और सी ने उसके हिसाब से पेमेंट कर दी, तो दोनों ने 4.5 पे करे होंगे। बताओ बच्चों, 4.5 पे कर दिए। इसका वाला जो वैसे शेयर कितना कितना बन रहा था? 3 3 और 3। तो इसका वाला जो 3 है ये इन्होंने 1.5 पे करा। अरे बोलो। तो ये ए को चुकाना पड़ेगा बी को और सी को। क्लियर है? ऐसी केस स्टडी आएगी आपके एग्जाम में और पूछेगा कि कितना आपको चुकाना पड़ेगा और कितना आप क्लेम कर सकते हो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर से। सही है? नॉर्मल प्लस माइनस तो करना सीख ही जाओगे आप। इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको डिवाइड करना आता है, 9 लाख को 3 हिस्सों में बांटना भी आता है, और 4.5 जब किसी का शेयर निकालोगे तो आपको पता है कि कितना कितना सामने वाले से मांगोगे। इतना आपने 12th क्लास तक सीख लिया है। आई सपोज ऐसा, मुझे पता है आप यहाँ भी गलती करोगे। चले आ जाओ, ये पढ़ लो यार। कह रहा राइट ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस। जॉइंट प्रोमिसेस कौन? इस बार सामने वाले जॉइंट है। हमने कोई परफॉर्मेंस दिया, वो सामने वाले, हमने कोई रेंट पे ले ली जगह, 3 ओनर है उसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़ लो ये। कह रहा है द लॉ रिलेटिंग टू द डिवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट राइट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 45 विच इज रिप्रोड्यूस बिलो, जो नीचे लिखा गया है। प्लीज, व्हेन ए पर्सन हैज मेड ए प्रॉमिस टू 2 और मोर पर्सन जॉइंटली, एक पर्सन ने एक या एक से ज्यादा बंदे को जॉइंटली प्रॉमिस कर दिया, then unless contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them। जो राइट है परफॉर्मेंस लेने का वो किस किस के बीच है? उसके बीच और बाकी जॉइंट प्रोमिसी के बीच। अरे मतलब 3 ओनर हो गए, ये प्रॉपर्टी है, मान लो इसके 3 ओनर है, तीनों जॉइंटली ओनर है, को ओनर है, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 ओनर से। समझ में आ रहा है? तो जो परफॉर्मेंस का राइट है वो उन तीनों और मेरे बीच है। आ रहा है या नहीं आ रहा? उन तीनों और मेरे बीच है। अब देखिए, विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिजीज पर्सन जॉइंटली विद द सर्वाइवर और द सर्वाइवर और आफ्टर द डेथ। सेम है?
अरे तो मैं जो रेंट पे करूंगा वो तीनों में बटेगा, अगर उनमें से एक टपक गया तो उसका सक्सेसर आ जाएगा, अगर तीनों टपक गए तो तीनों के सक्सेसर आके लेंगे। तो वही कहानी है सेम, जो इधर से कहानी थी प्रोमिजर से, वैसे ही प्रोमिजी से कहानी है। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या एक को भी पकड़ा सकते हो? हाँ सर, एक को भी रेंट दे सकते हैं। क्या ये मान लिया जाएगा कि एक को दे दिया सबको दे दिया? हाँ ये मान लिया जाएगा, वो आपस में जॉइंट को ओनर है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बांटे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक ये नहीं लिखा कि आपको अलग अलग देना है तीनों को। समझ में आया? आ रहा है नहीं आ रहा? पढ़ लो, आ जाओ। आ जाओ प्लीज। कह रहा है ए, इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज lent to him by B and C, promises B and C jointly to repay them that sum with the interest on a specified day, but B dies. In such a case, right to demand the payment shall rest with B's legal representative jointly with the C during the C's lifetime. After the death of the C, with the legal representative of both B and C. सही है? सेम है, जैसा उस तरफ से था वैसे ही इस तरफ से एक्ट है। चलें आगे? अरे चले, आ जाओ। अब टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस क्या पढ़ लिया था हमने? बोलो बोलो। मैंने बोला था कि मैं बोलूं रात को 3 बजे क्लास है तो लेने आओगे? बोलो। तो टाइम कैसा होना चाहिए? रिजनेबल। रिजनेबल टाइम होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली अगर देखें तो सारी हम कौन से ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो उनके लिए जो नॉर्मल टाइम है क्या है? वो बिजनेस आवर्स, उसमें होना चाहिए। प्लेस के लिए क्या बात करी थी? जो प्लेस डिसाइड हुआ है, अगर कोई डिसाइड नहीं हुआ तो रिजनेबल होना चाहिए। वो बोले कि नदी के बीच में जाके तेरे को पेमेंट करूंगा, टाइटैनिक के पास जाके पेमेंट करूंगा, सही है? ये रिजनेबल प्लेस माना जाएगा? एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी, ये खुद से रीड मार लोगे? हाँ। कह रहा है टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, नो टाइम इज स्पेसिफाइड। कह रहा है कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में हमने फिक्स नहीं करा किसी भी टाइम को, तो टाइम क्या होगा? रीजनेबल। देख लीजिए, वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ए प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। ये क्या है विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी? ये क्या है? वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ए प्रोमिसर इज परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। विदाउट द एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी क्यों लिखा है यहाँ पे? मेरे को समझ नहीं आ रहा, इस लाइन का मतलब समझा दीजिए प्लीज। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिसी का मतलब ये है, हमने एक बात डिस्कस करी थी कि दीदी चैन लगाएगी, दीदी चैन लगाएगी। दीदी कब चैन लगाएगी? जब दीदी बैग देगी, ये डिस्कस करा था। बैग वाली चैन वाली को बैग देगी तब वो चैन लगाएगी, ये डिस्कस करा था। तो इसमें क्या एप्लीकेशन जरूरी है सामने वाले का, प्रोमिसर का? एप्लीकेशन जरूरी है, वो बैग देगा तब हम चैन लगाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है लेकिन ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिसी। समझ में आ रहा है? ऐसा सीन नहीं है, तो उस केस में रिजनेबल टाइम मान लिया जाएगा परफॉर्मेंस का। लेकिन इस वाले सीन में तो क्लियर समझ में आ रहा है कब परफॉर्मेंस देनी है, जब बैग आ जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। एंड no time for the performance is specified, the engagement must be performed within a reasonable time. कह रहा है the expression of reasonable time is to be interpreted having regard to the fact and the circumstances of particular case. तो reasonable time बेटा वो केस टू केस वेरी करेगा, उसको देख के हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, बिजनेस आवर्स। अगर आप फ्लिपकार्ट के डिलीवरी में ये लिख दोगे कि घर है, वो होम लिखने का ऑप्शन आता है, होम है वो, तो वो रात के 9 बजे तक भी आ जाता है, तो वहां पे बिजनेस आवर्स नहीं चलते। तो रीजनेबल टाइम फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे वेरी करेगा। समझ में आया? अगर आप वहां लिख दोगे ना आपका ऑफिस है वो, तो वो बिजनेस आवर्स में ही आएगा, वो रात को 9 बजे नहीं आएगा, 10 से 5 के बीच आएगा। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है 6th क्लास के बच्चे सामने बैठे हैं। आ जाओ, आइए प्लीज। हेलो मैडम, ठीक हो आप? आ जाओ। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। कह रहा है अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो 8 बजे क्लास होगी, मैंने पहले बता दिया था।
अरे आप लोगों के एडमिशन लिए थे तो हमने बता दिया था 8 बजे क्लास होगी, टाइम स्पेसिफाई था इसलिए 8 बजे हो रही है। सर बिजनेस आवर्स में क्यों नहीं बुला रहे आप? क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया था। तो जब अगर टाइम स्पेसिफाई है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कब दी जाएगी? टाइम पे। पढ़ाने की जरूरत है, घर से पढ़ लोगे। आइए आगे, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। हाँ, कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस होनी है किसी सर्टेन डे पे, प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर प्लेस पे। हर जगह वही लिखा होगा, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस। अगर डिसाइडेड है तो वो टाइम वो प्लेस, अगर डिसाइडेड नहीं है तो रीजनेबल। सिंपल सा फंडा है, समझ में आया? एक बार ही देख लो। व्हेन ए प्रोमिसी इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए सर्टेन डे, क्या कह रहा है? प्रॉमिस ही नहीं है, सॉरी प्रॉमिस है। कह रहा है अगर कोई प्रॉमिस परफॉर्म होना है किसी सर्टेन डे पे, वैलेंटाइन डे को, कोई प्रॉमिस उस दिन पूरा होना है। आ रहा है समझ में आपको? आइए अब, एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। बिना आए कैसे इजहार करोगे? अरे वो आएगी तभी तो बोलोगे। तो देखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई द परफॉर्मेंस एट ए प्रॉपर प्लेस। तो ये ड्यूटी बन जाती है प्रोमिसी की कि वहां पे जाएं, कोई आने वाला है इजहार करने, है ना। एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस, यानी यूजुअल आवर्स में आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया आपको? आया या नहीं आया? इसको आप बैग और चैन वाले से भी समझ सकते हैं कि किसी के एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा था, चैन वाली का एप्लीकेशन डिपेंड कर रहा है, उस दीदी जब बैग देगी तभी वो अप्लाई करेगी अपना काम। तो कह रहा है कि अगर कोई टाइम फिक्स हुआ था कि भैया आपको 10 तारीख से पहले पहले सारे बैग चाहिए कंप्लीट होके, तो दीदी को क्या 10 तारीख 8 तारीख को पहुंचाने पड़ेंगे? अरे एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा चैन लगाने के लिए। हाँ बोलो, या 8 जो 10 तारीख को बैग चाहिए कंप्लीट, ये दीदी 10 तारीख को रात को पहुंच रही है 11:55 पे, 5 मिनट में सारे बैग दे दो, मिल जाएंगे? नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर किसी के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है प्रॉमिस, तो उसको जो प्रॉमिस ही है उसको टाइम पे अप्लाई करने के लिए वो गुड्स देना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? यानी रिजनेबल टाइम पे आपको सप्लाई उसकी देनी पड़ेगी, तभी आप बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस आपकी टाइम पे नहीं हुई, तभी आप नॉन परफॉर्मेंस का क्लेम कर सकते हो। आया या नहीं आया? बोलो। हाँ, आगे आ जाइए। प्लेस के बारे में भी पढ़ लिया था, मैंने बोला था कि आपकी क्लास कहाँ पे होगी? चंबल की घाटी में एक गुफा के अंदर। तो मैं बोल दूं कि हमने कोई प्लेस फिक्स नहीं करा था तो वहीं होगी क्लास, या बोल दूं मनाली में होगी, नदी के बीच में? मनाली का हाल आप देख रहे होगे न्यूज में। हाँ, आपको पता है बाढ़ आई हुई है वहां पे, सब लोग फंसे हुए हैं वहां पे, टूरिस्ट लोग जो गए हुए थे आ भी नहीं पा रहे, सिग्नल भी नहीं आ रहे, बात भी नहीं हो पा रही। पता है ये बात आपको? कुल्लू से मनाली की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। जिस पुल के थ्रू अपन जाते थे वहां से अपन जा नहीं सकते। मांडी मांडी से होते हुए आपको मनाली जाना पड़ता है। मांडी एक गांव पड़ता है जिसमें सबसे ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं जब आप मनाली जाते हो, लेकिन वही सबसे खौफनाक हो रखा है अभी। देखते नहीं हो क्या आप न्यूज़? अच्छा, दिल्ली में भी बाढ़ आई हुई है, इसलिए आज परी मैडम नहीं आई। पता है आपको? यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का नाम सुना है आपने? एंट्री एग्जिट बंद है वहां से। मेट्रो की एंट्री और एग्जिट बंद है। लोहे वाले पुल पे पानी आ गया है, आज ऊपर भी आ गया होगा। 1-2 दिन बारिश हो जाएगी तो हो सकता है कि आप भी डूब जाओ। आ जाओ, हो सकता है कि हमें नाव चलानी पड़े। नाव से आएंगे फिर, है ना? वो बाइक वाली आती है ना, गोवा में चलती है जो, वो लेके आया करेंगे। आ जाओ, अरे आ जाओ। हो गया डिस्कशन, चलें आगे। आ जाओ। कुछ पता ही नहीं होता आप लोगों को। प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, नो प्लेस फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस। तो क्या बोलूं? अरे बोलो, क्या बोलूं? नदी में लूंगा क्लास? हाँ, बोल दूं ना धरती पे ना आकाश में, बीच में होगी क्लास। आ जाओ। कह रहा है व्हेन ए प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट द एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी एंड नो प्लेस इज फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर। मैडम इधर देख लो प्लीज, आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, मेरे को आता है सब कुछ।
इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर टू अप्लाई द प्रोमिसी टू अपॉइंट ए रिजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। किसकी ड्यूटी है बताना? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर। अगर मैंने वादा करा था ना आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो ये मेरी ड्यूटी है अप्लाई करना प्रोमिसी को, अपॉइंट करना एक रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, की एक जगह बताना कि यहाँ पे आपकी क्लास होगी। डन। एंड टू परफॉर्म इट एट सच ए प्लेस, और जहां पे मैंने बोला है वहीं पे क्लास होए। अब मान लो मैंने प्रॉमिस कर दिया कि आपकी क्लास यहाँ सेक्टर 4 की मार्केट में होगी, और बाद में बोल रहा हूँ पटना आ जाना। रजिस्ट्रेशन ले लिया, पैसे अंदर कर लिए, बाद में बोल दिया पटना आ जाना, बिहार में क्लास होगी, आओगे? हाँ, क्लेम कर सकते हो? कर सकते हो नॉन परफॉर्मेंस का। समझ में आ रहा है? इसलिए क्रिटिकल है ये सब बातें। कल को आपके सामने कोई बैठा होगा आपसे कंसल्टेंसी लेने कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये कन्फ्लिक्ट हो गया, बताओ क्या करें सर, क्या एक्शन ले सकते हैं? तो आप तमीज से पढ़ोगे नहीं तो क्या बताओगे? क्या बोलोगे उसको? उस वक्त मैं बातें कर रही थी क्लास में जब सर ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे। हाँ, कंसल्टेंसी नहीं दे सकती जब लंच चल रहा था? चले आ जाओ, देखना एग्जाम्पल है प्लीज। ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1,000 माउंट्स ऑफ जूट टू बी ऑन ए फिक्स डे। सही है? क्या होता है ये सब? कोई प्रोडक्ट है भाई। सही है, आ जाओ। ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट ए रिजनेबल प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस। सही है? तो आपको बताना पड़ेगा। चलें, आइए। परफॉर्मेंस इन द मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब और सैंक्शन बाय दी प्रोमिसी। ये क्या है? बोलो 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 बोलो। कह रहा है अगर कोई टाइम मैनर प्रेस्क्राइब हुआ है तो उसी टाइम और मैनर में आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, है ना? अरे हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि भैया बर्थडे में आके डांस करना है, और हमने बताया था कि यहाँ पे हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो वहाँ पे आके करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। चलें आगे, पढ़ लोगे? बोलो बोलो, पढ़ लोगे क्या? क्या परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ लिया था हमने? क्या था बताना इसमें, बताओ क्या था इसमें? अरे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। जैसे मैंने बोला था दीदी से कि आप स्कूटी दो मैं पैसा दूं, अब दोनों में लड़ाई होगी, पहले कौन? पढ़ाया था क्या ये? पढ़ाया था ये? नहीं पढ़ाया था? वही है ये। आप लोगों को ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन क्या ही उम्मीद रखें आपसे। आइए, कह रहा है द लॉ ऑन द सब्जेक्ट is contained under section 51 to 58, the provision thereof are summarized below। आइए प्लीज पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ चुके हैं अपन, पढ़ चुके हैं। मैंने बोला था कि अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब, अगर मोड प्रेस्क्राइब है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि पहले स्कूटी आएगी तब पैसा देंगे, तो पहले स्कूटी देनी पड़ेगी तब पैसा देना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आ जाएगा। यानी जो बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो एक हाथ से दो एक हाथ से लो। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? ये डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था क्लास में? आइए प्लीज। कह रहा प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। आइए, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज टू बी simultaneously performed, no promiser need not to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। यानी अगर सामने वाला पैसा नहीं देगा तो हम लाइबल नहीं है स्कूटी देने के लिए। सही है? अगर सामने वाला पैसा देगा तभी हम लाइबल है। आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर कुछ भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, किसमें? सीक्वेंस के बारे में, कि पहले कौन परफॉर्मेंस देगा। आइए, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए shall deliver the goods to the B to be paid for by B on the delivery. A need not deliver the goods unless the B is ready and willing to pay the goods on the delivery। आया? सिंपल है बिल्कुल। एनालिसिस आप घर पे पढ़ लेना। आगे आ जाओ। कह रहा है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस वही है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस पहले तू बात चल रही है, कौन करेगा? देख लो, पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है व्हेन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि पहले स्कूटी देनी पड़ेगी, तो वो इफेक्ट में आ जाएगा। कह रहा है दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, तो उस ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऑर्डर फिक्स ही नहीं है तो
बोलो। तो कह रहा है दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर इन विच द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर। तो उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे आप गोलगप्पे वाले के पास जाते हो, पहले आपको जाते ही आपके हाथ में डिस्पोजल दे देता है, वो पैसे मांगता है नहीं, पहले खिला देता है। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है वहां पे, उसे पता है वो जितने गोलगप्पे खिला देगा पैसा तो मिल जाना है। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसलिए वो पहले खिला देता है। अदरवाइज कहीं कहीं आप जाते होगे, पहले आपसे पैसे डिमांड करे जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर अगर सीक्वेंस फिक्स नहीं है तो सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा, किस नेचर की ट्रांजैक्शन हुई है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? सब्जी वाले के पास जाते हो, तौलता है, लेकिन तौल के आपके हाथ में नहीं पकड़ाएगा, वो कहेगा पैसे, यूं देख के यूं पैसे ले लेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा आपको? क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो वही बात यहाँ पे लिखी है मेरे बच्चे, आइए प्लीज। कह रहा है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड ए हाउस फॉर बी एट ए फिक्स प्राइस। ए इज प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी इज प्रॉमिस टू पे फॉर इट। समझ में आ गया? ए ने प्रॉमिस करा कि मैं बी के लिए हाउस बना दूंगा, तो आप बी भाई साहब आप मेरे को तब पैसे दे देना। तो पहले हाउस बनाना पड़ेगा या पहले ही पैसे मांग लोगे? पहले हाउस बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस ही ये हुआ था। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है या नहीं है? बोलो। चले, एनालिसिस घर पे पढ़ लोगे, डिटेल में नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है आपको? चले, बोलो बोलो। अब ध्यान से कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक इफेक्ट। यानी यानी बोलो, प्रिवेंट का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ही समझा दो यार पहले आप, प्लीज ट्राई करो। कितने पेज है मैडम? कितने बचे हैं अभी? जल्दी हो जाएगा, आ जाओ। प्लीज बता दो इस लाइन का मतलब। कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी टेक इफेक्ट। जैसे प्रिवेंटिंग का मतलब तो बता दो, इतना तो पता होगा, रोकना है ना। यानी मैंने दीदी से कॉन्ट्रैक्ट करा था, दीदी मैं आपको स्कूटी दूंगा, आप मेरे को पैसा दोगी। मैं दीदी के पास स्कूटी लेके पहुंचता हूँ, दीदी भाग जाती है आगे, ले ही नहीं रही स्कूटी। मैं फिर पहुंचता हूँ, दीदी स्कूटी ले लो, फिर आगे भाग जाती है। ये क्या कर रही है? मेरे को अपनी परफॉर्मेंस देने से रोक रही है। आ रहा है समझ में? तो अगर कोई पार्टी ऐसा कर रही है कि आपको परफॉर्मेंस देने से रोक रही है, आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट में जो तय हुआ था वो करने से आपको रोका जा रहा है, तो जो एग्रीड पार्टी है वो बेटा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीड पार्टी के लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कैसा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वॉइडेबल। क्लियर है? पढ़ लीजिए, यही बात लिखी है। When a contract contains the reciprocal promises, one party to a contract prevent the other party from the performing his promise, the contract become voidable at the option of the party so prevented. He is entitled to compensate for the other party for any loss he may sustain consequence of the non-performance of the contract. Clear है? सही है स्पीड? आप लोगों से सीखा है मैंने। आ जाओ, ये पढ़ लोगे? आ जाओ पढ़ के देखते हैं, एग्जाम्पल अच्छा लग रहा है शायद। आइए प्लीज। कह रहा है ए एंड बी contract that B shall execute some work for A for 1,000 of rupees। क्या बोला? A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि B कुछ काम करेगा A के लिए, कितने रुपए में? कितने रुपए में? आइए, B is ready and willing to execute the work accordingly। B ने क्या करा? B तैयार है और विलिंग है एग्जीक्यूट करने के लिए वर्क जैसा कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, बट A प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग सो। ए क्या कर रहा है? उसको करने नहीं दे रहा। The contract is voidable at the option of B, and if he elects to rescind it, he is entitled to recover from A compensation of any loss which he has incurred by it for non-performance। समझ में आया? समझ में आया? उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि 1,000 में मैं आपको कुछ काम करके दूंगा, बाद में आप उसको काम ही नहीं करने दे रहे, तो वो आपसे कंपनसेशन मांगेगा। वो कहेगा कि अगर मैं आपका काम नहीं करता तो वो मैं और कहीं कुछ और काम करता, उससे मैं पैसे कमाता, तो वो वाला आप पैसा मेरे को पे करो, क्योंकि आपने मेरे को ना अपना काम करने दिया ना वो काम करने दिया। समझ में आया?
आइए, तो वॉइडेबल हो जाएगा, क्लियर है। अगर कोई पार्टी प्रिवेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से, यानी परफॉर्मेंस में बाधा डाल रही है, तो एग्रीड पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाएगा मेरे बच्चे, वॉइडेबल। और उसकी चॉइस होगी क्योंकि वो उसे रिसाइन कर सकता है, एज वेल एज वो आपसे कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? हाँ, इसी पे बेस्ड एक और एग्जाम्पल है, पढ़ना चाहोगे? पढ़ना चाहोगे? बोलो बोलो। हाँ, या घर पे पढ़ लोगे? बिल्कुल घर पे पढ़ना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलो आ जाओ, आ जाओ। आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, ध्यान से प्लीज। कह रहा है इफेक्ट, कशिका मैडम पढ़ेगी अब। कह रहा है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शैल बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या बोल रहा है? पॉइंट पढ़ लीजिए प्लीज, क्या बोल रहा है पॉइंट मैडम? नहीं नहीं, आप मेरे को पहले पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। अरे अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना, इसलिए मैं आपसे हिंदी पूछ रहा हूँ इसके, प्लीज। बोलो। अरे किसी को समझ में आ रही है हिंदी इसकी? किसी को भी नहीं आ रही? ये तो गलत बात है यार, बताओ। आ जाओ। कह रहा है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यानी हमारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थे और उसमें जो एक प्रॉमिस था एक तरफ से डिफॉल्ट हो गया, अगर वो प्रॉमिस पूरा होता तभी सामने वाला प्रॉमिस पूरा होता। तो कह रहा है अगर एक प्रॉमिस ही, फर्स्ट वाला प्रॉमिस ही पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा उसका, बताइए। अरे इसमें वो एग्जांपल सूट कर रहा है बिल्कुल, बैग वाला और चैन वाला। दीदी ने बोला था बैग दूंगी मैं तेरे को, उस पर चैन लगा के दे देना, दीदी ने बैग ही नहीं दिया। दीदी ने बैग ही नहीं दिए, क्या होगा फिर? क्या ये नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्लेम फाइल कर सकती है? बैग ही नहीं दिए तो। आ जाओ पढ़ लो, दीदी सही कह रही है, नहीं। आइए प्लीज। कह रहा है व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस such that one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed till the other has been performed। समझ में आया? कह रहा है दूसरा तब तक परफॉर्म नहीं करा जा सकता तब तक जब तक पहला ना हो। बैग वाला ही नहीं समझ आ रहा? दूसरा तब तक नहीं परफॉर्म करा जा सकता जब तक पहला ना हो। कह रहा है एंड द प्रोमिसर ऑफ द प्रॉमिस लास्ट मेंशन failed to perform it, such promiser cannot claim the performance of reciprocal promise and must make the compensation to the other party to the contract for any loss which other party may sustain by the non performance of the contract। एग्जाम्पल से समझो, आ जाओ। एनालिसिस पढ़ूं एक बारी, समझने की कोशिश कर सकते हो, आ जाओ। कह रहा है सेक्शन 54 अप्लाइज व्हेन द प्रोमिसेस are reciprocal and dependent if the promiser who has to perform his promise before the performance of the other promise fails to perform it। कौन? बैग नहीं, बैग ही नहीं दिए, बैग देने वाली दीदी ने बैग ही नहीं दिए। ही कैन नॉट, कौन? जिसने बैग नहीं दिए उसकी बात हो रही है, ही कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर प्रॉमिस, चैन वाली दीदी का प्रॉमिस का वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि बैग ही नहीं दिया टाइम पे। एंड ही ऑल्सो लाइबल फॉर द कंपनसेशन ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, बल्कि वो तो क्लेम कर ही नहीं सकती कि तूने मेरे को चैन लगा के नहीं दी, उसके अलावा उसको कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा कि तूने बैग ही नहीं दिए और तेरी वजह से मैं दूसरा बैग भी नहीं सिल पाई क्योंकि मैं तेरे लिए बैठी हुई थी। समझ में आ रहा है? तो वो कंपनसेशन, सामने वाली दीदी कंपनसेशन भी मांग सकती है कि मैं बाकी दूसरी कंपनी के बैग को तैयार करती, मैं वहां से प्रॉफिट कमाती, मैं तेरा वेट कर रही थी कि तू बैग लेके आएगी तब मैं बनाऊंगी, तूने बैग ही नहीं दिए और ना मैं उसका काम कर पाई। आ रहा है? तो सामने वाली दीदी क्या करेगी, चैन वाली दीदी क्या बोलेगी बताओ,
कि आप एक तो एक्सक्यूज नहीं कर सकते उसकी नॉन परफॉर्मेंस को। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया आपकी नॉन परफॉर्मेंस हुई है क्योंकि आपने बैगी टाइम पे नहीं दिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उससे कंपनसेशन भी मांगोगे। सही है? आ रहा है या नहीं आ रहा? मतलब दीदी आपसे कंपनसेशन भी मांग सकती है, जो चैन वाली दीदी थी, कि तेरी वजह से मैं दूसरे का भी काम नहीं कर पाई। एग्जाम्पल से समझो। आ जाओ, देखते हैं किसको समझ में आएगा ये वाला। मैं हिंदी आपसे पूछूंगा प्लीज। कह रहा है ए हायर बी शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कोलकाता टू द मॉरिशस ए कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। क्या हुआ है बताना यहां तक। टेक इन करने के लिए और ले जाने के लिए, यानी तू मेरा एक कार्गो रखेगा और उसको लेके जाएगा कहां पे? मॉरिशस। सही है? ए कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए, जो कि ए को प्रोवाइड करना है। सामान कौन लाएगा? सामान कौन लाके देगा? ए लाके देगा ना। शिप किसकी है? बी की। तो सामान तो अपना हम खुद लाके देंगे ना, यानी ए लाके देगा उसको। आइए अब, बी रिसीविंग ए सर्टेन फ्रेट फॉर इट्स कन्वेंस, यानी वो ये काम करने का कुछ फ्रेट चार्ज करता है। ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप, ए ने कार्गो ही नहीं दिया, सामान ही नहीं दिया, तो क्या वो लाइबल होगा? बी। अब देखना, ए कैन नॉट claim the performance of B's promise and must make the compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract। समझ में आया? समझ में आया? तो कह रहा है ए, अगर आपने सामान ही लाके नहीं दिया तो आप क्या बी को बोल सकते हो कि भैया तूने मेरा सामान ही नहीं पहुंचाया, लाके तो आपको ही देना था, आपने दिया ही नहीं। हालांकि बी आपसे कंपनसेशन भी मांग सकता है कि आपकी वजह से मैं दूसरा सामान भी नहीं ले जा पाया जो वहां पे आता, क्योंकि मैंने आपसे डील कर रखी थी कि आप लाके दोगे, इसलिए मैंने और किसी का सामान नहीं रखा अपने शिप पे। बैग वाला भी तो एग्जांपल यही था यार। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए प्लीज, ये वाला घर पे पढ़ लेना। तो आपको समझ में आ गया? अगर सुनिए प्लीज, अगर एक पार्टी डिफॉल्ट कर रही है जिसका प्रॉमिस दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो पार्टी जिसने डिफॉल्ट करा है वो दूसरी पार्टी को नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती, बल्कि जो दूसरी पार्टी है वो उससे कंपनसेशन और मांग लेगी। क्लियर है? अब पढ़ लोगे? आइए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको लॉ इजी लग रहा है तो इसको इजी मत समझना, आपको बहुत एफर्ट मानने पड़ेंगे। चले? चले? आइए। अच्छा, हमने टाइम एसेंस है या नहीं है ये डिस्कस करा था क्या? टाइम एसेंशियल होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या नहीं होता, ये डिस्कस करा था क्या हमने? इसमें मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको? बर्थडे का केक ऑर्डर कराया, अगर आज नहीं आया कल आया केक, कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा? हाँ। तो वहाँ पे टाइम एसेंशियल है या नहीं है? और दूसरी तरफ मैंने एक एग्जांपल दिया था जूते का, आपने जूता ऑर्डर कराया और वो डिले हो गया, तो क्या कैंसिल कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। वो बात अलग है, आप थोड़ी सी डैमेज क्लेम कर लोगे कि भैया कंपनसेशन मांगोगे डिले का, कि डिले हुआ है तो मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दो। समझ में आ रहा है? क्या ये बात डिस्कस करा था टाइम एसेंस होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या नहीं होता? बोलो। तो नॉर्मली माना जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में कि टाइम एसेंशियल होता है, और जहाँ पे अगर टाइम एसेंशियल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? अगर टाइम पे पूरा ना हो तो वॉइडेबल हो जाता है, आप कैंसिल भी कर सकते हो और डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। दो चीज पढ़ाई थी, जहाँ पे एसेंशियल होता है, जहाँ पे एसेंशियल नहीं होता। जहाँ पे प्लीज इधर, जहाँ पे एसेंशियल होता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, यानी आप कैंसिल भी कर सकते हो और डैमेज भी मांगोगे। जहाँ पे एसेंशियल नहीं होता वहाँ पे सिर्फ डैमेज मांग सकते हो, कैंसिल नहीं कर सकते। क्या ये पढ़ाया था मैंने? वही लिखा है यहाँ पे। जल्दी से रीड मार दूं? तैयार हो? तैयार हो प्लीज? जल्दी से रीड मार दूं। कह रहा है द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इज कंटेन इन सेक्शन 55 which reproduce below। When a party to a contract promise to do certain thing at and before the specified time and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of as it as has not been performed become voidable at the option of promisee if the intention of the parties was that the time should be of the essence of the contract। क्या पढ़ा था ये? चलो बाकी का अनुष्का मैडम रीड मारेगी, मैं थक चुका हूं, आ जाओ दीदी। बस इसलिए थक रहा हूं क्योंकि आप बोरियत फैला रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, आ जाओ।
ये खुद पढ़ना है बेटा, है ना, मतलब अभी आप पढ़ रहे हो, ये खुद पढ़ना है, जो ऑनलाइन बच्चे देखेंगे यूट्यूब में, आ जाओ। समझ में आया? तो दो चीजें समझाई इसने, जब एसेंस होता है और जब एसेंशियल नहीं होता है। यहाँ पे अगर एसेंशियल है तो ये क्या बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है, यानी यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो प्लस डैमेज भी मांग सकते हो। समझ में आया? लेकिन अगर एसेंशियल नहीं होता तो ओनली डैमेज क्लेम कर सकते हो, आप कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे आ जाओ। क्या बोला है इसमें, मैं बता देता हूँ। कह रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन एग्रीड। मैंने बोला था 8 बजे क्लास होगी, प्लीज इधर, मैंने बोला था 8 बजे क्लास होगी, लेकिन मैं आपको क्लास रात के 10 बजे दे रहा हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ, क्लास 10 बजे, और ये सब मैंने ऐसा अनाउंसमेंट डाला और आप रात को 10 बजे भी आके बैठे हो, आराम से पढ़ रहे हो। तो यानी आपने एक्सेप्ट कर ली ये बात। अगर आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली और क्लास 10 बजे ले ली, तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे पे नॉन परफॉर्मेंस का क्लेम फाइल नहीं कर सकते, अनलेस कि आपने मेरे को नोटिस दिया हो कि सर नहीं, हम 10 बजे नहीं आएंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे को कोई सामान डिलीवर करना था और उसकी टाइमिंग बिजनेस आवर्स में थी, लेकिन मैंने रात को 10 बजे पहुंचाया और आपने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। आपने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब आपने कंसर्न दे दी अपनी। तो आप इसको, आप अब टाइम पे ना पहुंचने की वजह से, आप अब टाइम पे ना पहुंचने की वजह से मुझे, मुझसे नॉन परफॉर्मेंस का क्लेम नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि आपने तो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि आपने तो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली। तो आप नॉन परफॉर्मेंस का मेरे पे क्लेम फाइल नहीं कर सकते अनलेस कि आपने इसका नोटिस मुझे ना दिया हो। अगर आपने नोटिस दिया है तो आप कर सकते हो। यानी आप 10 बजे आए क्लास में और आपने बोल दिया सर हम नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो 10 बजे रखोगे तो सर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, तो फिर वो नॉन परफॉर्मेंस माना जाएगा। समझ में आ रहा है? आइए आगे। ना ना ना, घर पे। एक बार पढ़ लो। नहीं, एनालिसिस यार पढ़ लेना। देखो ये तो समझ में आ गया ना, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम, यही तो समझाया अभी। अगर आपने आउट ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस कर लिया तो आप फिर बाद में डिनाई नहीं कर सकते, नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते, अनलेस कि आपने कोई नोटिस ना दिया हो इस बात का। और कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड वेयर टाइम इज नॉट एसेंशियल। अगर टाइम एसेंशियल नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। अवॉइड करने का मतलब क्या है, कैंसिल करना। आप कैन नॉट अवॉइड का मतलब क्या है, कैंसिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ डैमेज मांग सकते हो। लेकिन जब एसेंशियल होता है, जब एसेंशियल होता है, बोलो बोलो, कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे, जब एसेंशियल होता है, ये वाला जो पैराग्राफ है उसका है, जब एसेंशियल होता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो और डैमेज भी। वही बात लिखी होगी ना एनालिसिस में भी। अरे अगर हमें प्रोविजन समझ में आ गया तो एनालिसिस में भी वही बात लिखी होगी, क्रक्स तो वही होगा। तो पढ़ लेना घर पे, आ जाओ। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, क्या होते हैं ये? सिंपल सी बात है, ये तो बचपन में ही पढ़ लिया था। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं बोलो, पढ़ने की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है? अरे बोलो, बोलो बोलो। हाँ, वॉइड कौन से होंगे, जो पहले से ही इम्पॉसिबल था लेकिन जो बाद में इम्पॉसिबल हुआ। नहीं, वॉइड एब इनिशियो कौन से होंगे, जो पहले से इम्पॉसिबल था और जो बाद में इम्पॉसिबल हुआ वो वॉइड हो जाएंगे। समझ में आया? पढ़ लोगे ये तो इजी है, पढ़ लेना। आगे आ जाओ। ये वही बात कह रहा है, पढ़ लो एनालिसिस। मैं बता देता हूँ यार आपको, देखो कह रहा है इनिशियली इम्पॉसिबल है तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, है ना, वॉइड हो जाएगा। कह रहा है अगर वो डिफॉल्ट पता था, नॉन टू दी पार्टी था, कह रहा है इट वुड बी ऑब्जर्व दैट द एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटेड क्वेट अननोन टू दी पार्टीज may be impossible for being performed and hence void,
बाद में इम्पॉसिबल हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा, सही है। इफ अननोन था तब भी वॉइड हो जाएगा, चाहे आपको पता था चाहे नहीं पता था, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो इम्पॉसिबल है तो वो तो वॉइड ही है ना यार, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है इफ नॉन टू दी प्रोमिसर ओनली, कह रहा है एक ही बंदे को पता है, सुनना, एक ही बंदे को पता है कि ये वॉइड है। ये वाला पढ़ो एक बारी, थर्ड वाला प्लीज। यानी बस प्रोमिसर को पता है किसके बारे में, इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, जो प्रॉमिस कर रहा है। आइए, समझ में आया? अरे मेरे को पता है कि जैकलीन उड़ गई है, मेरे को पता है कि जैकलीन कहीं प्लेन में जा रही थी और उड़ गई है, ये बात अभी आपको नहीं पता, और मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आपके बर्थडे में नचा देंगे। समझ में आया? तो मेरे को तो पहले से पता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको चीट कर रहा था। समझ में आ रहा है आपको? अरे मैं तो झूठा झूठा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, तो उस केस में आप मुझसे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, बस ये बात है। आ रहा है? लेकिन अगर देखो दोनों को ही नहीं पता था तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था, और अगर दोनों को पता भी था तब भी वॉइड हो जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में? कोई इम्पॉसिबल एक्ट है, मैंने बोला चांद सितारे तोड़ के लाके दूंगा, अगर आप सब पास हो गए, मैंने आपसे बोल दिया चांद सितारे तोड़ के लाके दूंगा आपको, अगर आप सब पास हो गए, आपको पता है इम्पॉसिबल है, वॉइड है, क्या आप बाद में केस फाइल करोगे मेरे पे पास होने के बाद, सर चांद सितारे तोड़ के नहीं लाया, आपको जेल जाना पड़ेगा? बोलो। नहीं। कह रहा है ये तो नॉन फैक्ट हो गया। अननोन फैक्ट का मतलब क्या है? मैंने बोला था मनाली लेके जाऊंगा, पास हो गए तो, और वहां बाढ़ आ गई, वहां बाढ़ आ गई। हाँ तो यही तो है अननोन, दोनों को ही नहीं पता था बाढ़ आ जाएगी, लेकिन बाढ़ आ गई, इम्पॉसिबल है आप वहां जाना, तो क्या हो गया, तब भी वॉइड। क्लियर है? आ जाओ। सबसीक्वेंट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का हमने तमीज के साथ पढ़ा था, यहां पे मैंने बताया था कि तीन चीजें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगी, और वो आपकी बुक में भी नहीं लिखी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। बताना वो तीन चीजें कौन कौन सी थी। एक तो प्राइस था, टमाटर के भाव बढ़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं आप बोलोगे टमाटर नहीं बेच पाऊंगा। अगर मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था दीदी के साथ कि मैं आपको 10 किलो 100 किलो टमाटर ला के दूंगा, भाव बढ़ गए, तो मैं मना कर दूं कि नहीं दे पाऊंगा अब? तो कह रहा है कि प्राइस में जो इंक्रीज इन प्राइस होता है उसको हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानेंगे। दूसरा दीदी ने क्या बोला, स्ट्राइक, और तीसरा क्या था, तीसरा क्या था यार, याद दिलाओ। इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय थर्ड पार्टी। बैग में इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि दीदी नहीं सील पाई, तो मैं मना नहीं कर सकता, वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। पढ़ाया था क्या सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी? कुछ बच्चे तो गायब थे, मुझे लग रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? क्या? फोन आ जाएगा? आप बताओ प्लीज, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मैंने पढ़ा दिया था क्या? यार आप लोग कुछ नहीं बोलते यार। कह रहा है बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर एंटरिंग इनटू दी कॉन्ट्रैक्ट। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी यानी पहले पॉसिबल था लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो गया। ये घर से पढ़ लेना, ये ज्यादा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, आप घर से रीड मारना इसको, है ना? पढ़ लोगे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी घर से? ये वाला पढ़ना एक बारी। कह रहे रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग दैट आर इलीगल। क्या होगा फिर? कह रहे कुछ आपने लीगल करने का बोला है और कुछ इलीगल करने का बोला है, तो हमने पढ़ा था ना इस केस में क्या होता है, अगर सेपरेबल होता है तो लीगल वाला लीगल रह जाता है, सेपरेबल नहीं होता तो दोनों ही वॉइड हो जाते हैं। वही कहानी होगी यहाँ पे, एक बार पढ़ लो। वेयर द पर्सन रेसिप्रोकली promise first to do certain thing which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other thing which are illegal, the first set of promise is valid and valid contract and but the second is void। पढ़ा था ये पहले, ये जानते हैं, तो एनालिसिस एग्जांपल एग्जांपल घर पे पढ़ना। कह रहा है अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल।
कह रहा है कोई अल्टरनेटिव प्रॉमिस है जिसकी एक ब्रांच क्या है, इलीगल है। देखिए प्लीज, कह रहा है द लॉ ऑन दिस पॉइंट इज कंटेन अंडर 58 विच सेज दैट इन केस ऑफ द अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज इलीगल एंड द अदर इज इलीगल, मतलब एक लीगल है एक इलीगल है, द इलीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स। तो जो लीगल वाली है उसको इन्फोर्स कर सकते हो, इलीगल को इन्फोर्स नहीं कर सकते। सही एग्जाम्पल पढ़ लो इसका एक बारी। कह रहा है ए एंड बी आर एग्री दैट ए शैल पे बी 1,00,000 रुपए फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू ए ईदर राइस और स्मगल ओपियम। ओपियम कोई प्रोडक्ट होता होगा जो मना है, ठीक है, नारकोटिक सब्सटेंस होगा, देख लेना, कोई नशे वसे वाली चीज होगी। देखिए दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर द राइस एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट टू ओपियम। यहाँ पे ड्रग्स लिख दूं, बोला था या तो मैं तेरे को 1,00,000 के राइस दे दूंगा या फिर ड्रग्स दे दूंगा, तो राइस देना लीगल हो गया और अगर ड्रग्स देगा तो इलीगल। समझ में आया? आप ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके कि इसने 1,00,000 के मेरे को ड्रग्स नहीं दिए, आप क्या बोलोगे, 1,00,000 के इसने मुझे राइज नहीं दिए। समझ में आया? वो एनफोर्स है, वो एनफोर्स नहीं है। ये तो लिखने की बात नहीं थी। क्या अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ा था हमने? एफडीएफपी क्या होता था? एफडीएफपी क्या होता था? एफडीएफपी, एफडीएफपी क्या पढ़ा था हमने? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। जब मैंने आपसे पूछा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। पढ़ा था क्या ये हमने? बता दीजिए क्या होता है एफडीएफपी, क्या क्या रूल थे इसके, बताइए, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के। बोलो बोलो। सुन लो प्लीज बच्चों, दोबारा दोबारा दोबारा, रूल बता दो बस, रूल। यानी सुन लो यार प्लीज, पहला रूल ये था कि जो पे कर रहा है बंदा वो बताएगा कि ये वाला जो पेमेंट है ये किसके लिए अप्लाई करोगे, नंबर 1। वो नहीं बता पाता तो उज्जवल उसको बोलेगा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे ले रहा हूं, है ना। और अगर दोनों ही नहीं लेते तो ना उसने बताया, ना उसने बताया कि मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं, और ना उज्जवल ने अपने डिस्क्रिप्शन पे लिया, तो क्या होगा मैडम? फर्स्ट ड्यू फर्स्ट पे, FDFP। तो वो फर्स्ट ड्यू फर्स्ट पे बेसिस पे ले लिया जाएगा, जिसको मैंने क्या बोला है, FDFP। बदतमीजो, सुन लो, मैं जल्दी जल्दी फिर से पढ़ा रहा हूं, सुन लेना। कह रहा है अगर किसी डेटर ने सेवरल डेट ले रखे हैं और तीनों डेटों का रेट जो है वो अलग अलग है, एक का 10, एक का 12, एक का 15। डेट का मतलब क्या है, लोन ले रखा है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, डन। और कोई बंदा जिसने लिया था ये वो चुका रहा है, इसे चुका रहा है, ठीक है, उसने दिए 5,00,000 रुपए, तो आप इसे किससे अप्लाई करोगे? आप इसे इसमें से 10% वाले में से माइनस करोगे, 12 में से, 15 में से? तो इसमें जो रूल है वो ये है कि जो पे कर रहा है, यानी जो पेयर है, वो इंडिकेट करेगा। अगर उसने इंडिकेट करा है तो इसके अकॉर्डिंग अप्लाई होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये फेल्स हो गया इंडिकेट करने के लिए, यानी ये नहीं बता पाया, तो जो रिसीव कर रहा है यहाँ पे, जिसने लोन दिया था, वो अपने डिस्क्रिप्शन पे इसे अप्लाई करेगा। यहाँ पे मैंने बात करी थी कि वो तो उसमें से माइनस करेगा जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कमा रहा होगा वो। अरे मैंने किसी को लोन दिया, एक 10% वाला लोन था, एक 12, एक 15, मैं किसमें से माइनस करना चाहूंगा? जिसमें मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आ रही होगी, 10 में से माइनस करना चाहूंगा, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा। लेकिन ये पेयर है, पेयर इसमें से माइनस करवाना चाहेगा 15% में से। समझ में आ रहा है? तो पहला तरीका तो ये इंडिकेट कर दे। अगर इसने इंडिकेट नहीं करा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इसमें से माइनस कर लूंगा। और अगर ना इसने इंडिकेट करा और ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई कर पाया, क्या क्या, ना इसने इंडिकेट करा और ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई कर पाया, ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई कर पाया,
तो इसमें आप कैसे करोगे बेटा, बोलो। प्रोपोर्शनेटली आप फर्स्ट ड्यू फर्स्ट पे बेसिस पे कर लोगे, है ना? ठीक है या नहीं है, बोलो। यानी टाइम के अकॉर्डिंग, इन ऑर्डर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आप उसे माइनस कर लोगे। यानी जो पहले ड्यू हो रहा होगा था उसमें से माइनस करा जाएगा पहले, फिर जो बाद में ड्यू हो रहा था फिर उसमें से माइनस करा जाएगा। समझ में आया? दोबारा से पढ़ा दिया। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्लियर है? अब सुनना, ये मैं पढ़ाने नहीं वाला, ये मैं बस डिस्कस करूंगा। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, यानी जहां पे हम म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लेते थे, पर डिस्चार्ज कर लेते थे। इसमें मैंने आपको टर्म सिखाई थी, क्या क्या? नोवेशन, रेसिशन, है ना, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन सिखाई थी क्या? अरे बोलो, है ना? फिर मैंने फर्क भी बताया था नोवेशन और अल्ट्रेशन में क्या फर्क होता है, और मैंने आपको एक और बताया था जिसको क्या बोलते हैं, रिमिशन, जिसको यहां लिखा है रेमिट दी परफॉर्मेंस। ठीक, ये हमने अच्छे से डिस्कस करा था। बस मेरे को आप ये बता दो कि अल्ट्रेशन और नोवेशन में फर्क कितना है, बोलो बोलो। सेम भी हो सकती है, लेकिन अल्ट्रेशन में पार्टी मस्ट बी सेम, बस किस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंज होगा, है ना? रिमिशन का मतलब, रिसिशन का मतलब क्या था अनुष्का मैडम? रिसिशन, ये वाला, इसका मतलब क्या था? क्या मतलब था इसका? वेरी गुड। और किसी को पता है आप में से? कैंसिल करना। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या था? कैंसिलेशन। मैंने आपको ये चैलेंज भी करा था कि मैं बाद में पूछूंगा तो आप बता नहीं पाओगे, है ना? बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रिमिशन का मतलब क्या था? हाँ, कंपनसेट करना या कॉम्प्रोमाइज करना? रेमिशन का मतलब क्या था? अपने राइट को कॉम्प्रोमाइज करना। मेरे पे, आपके ऊपर 5 लाख ड्यू थे, मैंने बोला 1 लाख दे दे, खत्म कर, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट भी पढ़ाया था क्या मैंने? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करते हो तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। किसी ने डाउट भी पूछा था, दीदी ने, है ना? क्लियर हो गया था। चलिए, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट भी पढ़ा चुका हूँ। ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैव रिसीव्ड द एडवांटेज अंडर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सेम है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट ही है ये भी। अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया, तो उसमें जो एडवांस मनी या जो भी बेनिफिट आपने एक्रू करा था वो आपको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मैंने आप लोगों से पैसा ले लिया था, बोला था मनाली घुमा के लाऊंगा अगर आप पास हो गए तो, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, बाढ़ आ गई, तो वो पैसा मेरे को वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे चले। मैंने बोला था रिमिशन, अगर हम कोई रिसिशन कर रहे हैं, यानी अगर हम कोई कैंसिलेशन कर रहे हैं, तो क्या कैंसिल की चिट्ठी लिख के बस ड्रॉअर में डाल दूं अपने? तो क्या बताया था, उसको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। अगर आप कोई कैंसिलेशन कर रहे हो, कोई रिसिशन कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो यू हैव टू कम्युनिकेट दैट रिसिशन। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, ये क्या था? कह रहा है कोई टेंट लगाने वाला टेंट लगाने आया है और आप उसको जगह ही नहीं बता रहे हो, आप उसको जगह ही नहीं बता रहे कहाँ टेंट लगाना है, तो उस केस में आप नॉन परफॉर्मेंस के लिए उसको नहीं बोल सकते। देखिए, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। कह रहा है इफ एन स्टूडेंट, बोलूंगा इसको मैं, इफ एन स्टूडेंट रिफ्यूज टू लर्न द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉट टीचिंग। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं लाइबल नहीं होऊंगा आपको ना पढ़ाने के लिए, है ना? समझ में आया? क्योंकि आपने जो ठान रखा है वो तो आप करोगे ही। आइए प्लीज, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा दिया है, खत्म कर रहा हूं मैं, प्लीज आप ध्यान से सुन लो। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, डिस्चार्ज परफॉर्मेंस से पढ़ा दिया था, एक्चुअल और अटेम्प्टेड ये अपने हमने डिस्कस कर लिया। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हमने डिस्कस कर लिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में हमने नोवेशन, रेसिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन ये सब पढ़ लिया। डिस्चार्ज बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये हमने पढ़ लिया। इसमें मैंने पढ़ा दिया था आपको, चेंज इन लॉ होता है, चेंज इन, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हमारा चेतक ही मर गया। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच आर नेचुरली, इनकैपेसिटी हो गई, डेंजरस मेलोडी हो गई। दीदी को नूरा फतेही को बुलाया था, उसकी कमर टूट गई थी, नाच नहीं पाई, हाई गर्मी नहीं कर पाई, है ना? डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा हो पाया, यानी डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी पढ़ लिया था अपन ने। आगे आइए, डिस्चार्ज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम पढ़ लिया था। इसमें कौन हुआ था, कोई जूनियर आया था हमारे पास लेके? हाँ, एनटीआर का एग्जाम्पल दिया था, और आप में से मैंने शायद उज्जवल का एग्जाम्पल दिया था कि ये
आया था, रजिस्टर करके गया था अपने आप को, 2 दिन क्लास में आया, फिर गांव चला गया, इसकी शादी हो गई 5 साल बाद, तो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से क्या वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो गया? क्या ये बाद में आके क्लेम कर सकता है? बोलो कि सर मेरे को पढ़ाओ। नहीं, हमारी ड्यूटी वहीं तक है, आपका कोर्स पूरा कराने तक। आइए, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है, अगर कोई मर जाता है, किसी की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम अब अगली यूनिट में पढ़ेंगे, ब्रीच का मतलब धोखा होता है। प्रोमिसी बाय प्लीज, प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये रेमिशन में हमने पढ़ लिया कि प्रोमिसी रेमिट भी कर सकता है। मैं बोल भी सकता हूँ मुझे आप लोगों से 5 लाख लेने हैं, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 5,000 दे दो, खत्म। आ रहा है? और इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड द रीजनेबल फैसिलिटी, ये भी पढ़ लिया, टेंट वाला ही है, उसी की समरी है। मर्जर ऑफ राइट एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से, बस लास्ट, खत्म। प्लीज, कह रहा है समटाइम्स द इंफीरियर राइट एंड द सुपीरियर राइट कंसाइड एंड मीट इन वन एंड सेम पर्सन। मर्जर ऑफ राइट का मतलब क्या है? अरे मेरे को बताओ, जैसे मैंने ना ये जगह ली हुई है आपसे रेंट पे, प्लीज सुन लीजिएगा, मैंने ये जगह किस पे ली हुई है? आपसे रेंट पे। मेरा 11 महीने का आपसे रेंट एग्रीमेंट हो रखा है, और 2 महीने बाद ही मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपकी ये जगह खरीदना चाहता हूँ, और मैं आपको पैसे दे देता हूँ, मैंने ये जगह खरीद ली। अब मेरे को बताना, मैं इसका ओनर बन गया? मैं इसका ओनर बन गया, मैंने आपसे खरीद ली, पैसा दे दिया तो? जो टेनेंसी वाला राइट था वो इंफीरियर राइट हो गया, प्लीज इधर। जो टेनेंसी वाला राइट था वो कैसा हो गया अब? इंफीरियर। और मैं अब ऑनर बन गया, जो मेरे ऑनर बनने वाला राइट है वो कैसा है? सुपीरियर। समझ में आ रहा है आपको? गेम समझ में आई आपको? 11 महीने के लिए मैंने आपसे ये जगह रेंट पे ले रखी थी, मैंने उसी जगह को 2 महीने बाद आपसे खरीद लिया, तो जो मेरा इंफीरियर राइट था, दैट इज राइट ऑफ टेनेंसी, वो खत्म हो जाएगा और मेरा सुपीरियर राइट इफेक्ट में आ जाएगा। मैंने खरीद लिया, मैं ऑनर बन गया, क्या मेरे को अब भी आपको रेंट देना पड़ेगा? क्या 2 महीने बाद आप खरीद लिया तो रेंट मांगोगे मुझसे? तो मेरा जो इंफीरियर राइट है वो खत्म, सुपीरियर राइट इफेक्ट में आ जाएगा। बस यही है मर्जर ऑफ राइट। एक बार रीड मान लेते हैं, समझ में आया या नहीं आया? प्लीज, कह रहा है समटाइम्स द इंफीरियर राइट एंड द सुपीरियर राइट कंसाइड एंड मीट इन वन एंड विद द सेम पर्सन। ठीक है, प्लीज, in such cases the inferior right merge into the superior right. On the merger the inferior right vanish and are not required to be enforced. जो inferior right है वो खत्म हो जाएगा और superior right इफेक्ट में आ जाएगा। एग्जांपल पढ़ लीजिए प्लीज। कह रहा है A took a loan on the lease from B, subsequently A purchases that very land. Now A becomes the owner of the land and the ownership right being the superior to the right of the lessee, the earlier contract of the lease stand terminated. तो टेनेंसी और उससे भी आप समझ सकते हो, आप बोल सकते हो अब मैं ऑनर बन गया तो भैया आप मुझसे रेंट क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा जो इंफीरियर राइट है वो खत्म हो गया और सुपीरियर राइट फोर्स में आ गया। इसी के साथ बेटा आज की सेवा को हम क्या करते हैं? समाप्त। और इसी के साथ हम अपने लेक्चर को क्या देते हैं बेटा? विराम देके हम लिख देते हैं द एंड। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंस दिखाया। प्लीज आप घर पे भी पढ़ें इसको। डन? थैंक यू बच्चे।